नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी अनअकैडमी पे। मेरा नाम अमित कपूर है और आज हम डिस्कस करेंगे इस स्ट्रेटजी के बारे में, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स। कई सारी बातें इसमें होंगी जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग होती हैं, स्टूडेंट के मन में चलता रहता है कि तमाम सारी बातें होती हैं, एग्ज़ाम दें कि ना दें, फिर स्कोर क्या होना चाहिए, टारगेट क्या करें, स्कोर का कितने क्वेश्चन टारगेट करें, या शेड्यूल क्या होना चाहिए। ये तमाम सारी बातें होंगी। सेगमेंट कौन से टारगेट करें या पढ़ें क्या, छोड़ें क्या, तमाम सारे दिमाग में ऐसे गलपत मची रहती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी अनअकैडमी पे। और जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो अनअकैडमी _ अमित कपूर पे ये टेलीग्राम लिंक है मेरा। यहाँ से आप पीडीएफ और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो भी आपको लगता है वो सब आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले कुछ थोड़े से हम जान लेते हैं कि आपको कैसे क्लासेस लेनी होती हैं, क्या करना होता है। अगर आप अनअकैडमी पे कुछ क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, कुछ हिंट दे देता हूँ। अगर आप क्लासेस लेते हैं तो आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, मतलब यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको कोर्सेज मिलेंगे। लाइव टेस्ट और यहाँ पे क्विजेज आपको मिलते रहेंगे और अनलिमिटेड एक्सेस, तमाम सारी चीज़ें आपको यहाँ पे। अनलिमिटेड एक्सेस मतलब है कि आपने एक बार अगर इसको सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपको रिकॉर्डेड और जो लाइव जिसके लिए आपने पे किया है वो सारी की वीडियो आपको मिलती रहती है। ठीक है, जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरी स्पेशल क्लास या मेरा कोर्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं या टॉप मोस्ट फैकल्टीज के कोर्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करेंगे और मेरा नाम सर्च करेंगे। मेरा नाम अमित कपूर है। मेरी सारी क्लासेस और यहाँ से आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मेरी सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। अपने बारे में कुछ बताता चलूँ, मेरा नाम अमित कपूर है। मैंने बीटेक किया हुआ कंप्यूटर साइंस से। मैं अपियर हो चुका हूँ यूपी पीसीएस मेंस यूपीएससी में। लोक प्रशासन सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ और अनअकैडमी पे यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। ठीक है, लाइव क्लासेस चलती हैं शाम को 6 बजे और लगभग 60% से अधिक मैं पोर्शन कवर करता हूँ। 2 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा था, अभी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी पे। ठीक है, ये टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ हैं। 100+ टॉप एजुकेटर जो है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो वो गाइड करते हैं और आपको 15,000 कोर्सेज वो मिलते हैं। ठीक है, ये मेरा कोड है। इस कोड के साथ में आप सब्सक्राइब करेंगे तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलता रहेगा। 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए आप इस कोड को सब्सक्राइब करते हुए मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें आपको प्लस कोर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस या तमाम सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। आइकॉनिक बेस्ड रहता है, इसमें आपको मेंटरशिप, पर्सनल कोच मिल जाता है। तो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए इस कोड के साथ में आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपना मेंस क्लियर करने की कगार पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, अभी मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी बताने वाला हूँ आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीटी प्रीलिम्स एग्जाम। वो मैं इसी वजह से आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल बता रहा हूँ। 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने नहीं बता रहा हूँ। क्यों बार बार बोल रहा हूँ? ठीक है, इसका मतलब अभी आपको समझ में आएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट लगभग 18 से 20 ऑप्शनल सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो आप 1 साल से नीचे का न लें, क्योंकि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत मुश्किल है, नहीं होता है। तो आप 1 साल, 2 साल या 3 साल का इसको भी सब्सक्राइब करें और 10% का डिस्काउंट पाएं। ये एक कॉम्बैट है अनअकैडमी की तरफ से जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये 17 तारीख को है, कल है। तो इसको आप 11 बजे ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे कॉम्बैट। आप इनरोल्ड होते रहिए इसमें। जब आप गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड करेंगे, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे अनअकैडमी का लर्निंग है, तो वहाँ पे ऑप्शन नीचे आएगा टेस्ट सीरीज पे, तो वहाँ पे बोलेगा आपको इनरोल होने के लिए, तो आप इनरोल होते रहिए। जैसे कि लिख रहा है ये टेस्ट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इनरोल होते हैं। 11 बजे से ध्यान रखेंगे, 45 मिनट है, 60 क्वेश्चन रहेंगे और ये अल्टरनेट संडे को होता है। अल्टरनेट संडे को होता है, एक बार मैं बता देता हूँ, अल्टरनेट संडे। ठीक है, इसके बाद आप लोग करते रहेंगे जब भी कॉमेंट आएगा। जो लोग इसके लिए खास बात क्या है, इनाम इसके लिए रखा गया, प्राइस रखा गया, तो 3 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिल सकता है जो कि टॉप 3 रैंकर्स रहेंगे और टॉप 4 टू
150 तक जो भी रैंकर्स रहेंगे उनको 1000 रुपये का अमेजन वाउचर मिल जाएगा, तो आप इसको भी ले सकते हैं। बच्चों ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं, 6 महीने का प्रीलिम्स बैच चल रहा है, जिसमें बाइलिंगुअल भी है, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। तो 18 जनवरी से मतलब कल नहीं परसों से स्टार्ट हो रहा है। और कंप्लीट जीएस 2022 के लिए भी आप 1 साल का 2 साल का कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1 ईयर बैच है यहाँ पे, 1 ईयर ये 22 के लिए है। तो ये हिंदी है, ये बाइलिंगुअल इंग्लिश, तीनों में जो भी आप प्रेफर करें वो ले सकते हैं। 2023 के लिए है 2 साल का बैच कोर्सेज चल रहे हैं। तो यहाँ पे बैच कोर्सेज का मतलब होता है कि इसके बाद में बैच मुश्किल होता है मिलना, तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी तैयारी स्टार्ट कर। एनसीईआरटी बैचेज भी चल रहे हैं जिनका बेस बहुत कमजोर है। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, होता भी है जरूरी, आपको पढ़नी चाहिए। लिखने का कला आपको आ जाता है, उसमें क्वेश्चन लिखने का कला। तो यहाँ पे ये आप हिंदी बाइलिंगुअल और इंग्लिश में ही आपको मिलता रहेगा। बच्चों एक और आया हुआ है यहाँ पे आइकॉनिक्स। आइकॉनिक में यूपीएससी सीएससी जीएस का रहेगा, जो कि अभी हमने आपको बताया था कि इसमें अगर ऊपर कोड यूज करेंगे ये वाला तो 62,000 में आपको मिल जाएगा आइकॉनिक। लेकिन यहाँ पे प्लस को भी जोड़ दिया गया, तो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं। तमाम सारा यहाँ पे आपको मिल रहा है। आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तब आप दे सकते हैं एग्जाम। ये सारे मुद्दे थे। आइकॉनिक प्राइस जो वो हाइक होने वाले हैं 25 जनवरी से। जो भी इंटरेस्टेड है 1 साल 2 साल या 3 साल का लें और अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस लिखें और आईएएस बने। ठीक है, तो ये कोड के साथ में अगर मेरी स्पेशल क्लासेस जुड़ना चाहते हैं तो मैं स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे क्लासेस लेता रहता हूँ। तो आप इस पे क्लास कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज कर सकते हैं या क्लासेस कर सकते हैं तमाम सारी। और मैं यूट्यूब पे भी क्लासेस लेता हूँ, जो कि सुबह 11 बजे क्लास होती है हमारी। सुबह 11 बजे क्लास होती है हिस्ट्री की और शाम को 6 बजे लोक प्रशासन की यूट्यूब पे क्लासेस होती है। मैं कोर्स क्या क्या पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पे, लोक प्रशासन तो मैं ऑप्शनल कराता हूँ, शाम को 6 बजे बैच चलता है। ये 11 बजे हिस्ट्री जो है वो 11 बजे सुबह। और आर्ट एंड कल्चर ये फरवरी लास्ट में मैं कराऊंगा। पॉलिटी गवर्नेंस 4 बजे चलता है। आईआर जो है ये आपको फरवरी लास्ट में। एथिक्स जो है वो 27 जनवरी से मैं प्रस्तावित है, ऐसा मैं करूंगा। और करंट अफेयर जो है वो आपको मंथली, और इसके बाद में एमसीक्यूज ये मिलता रहेगा। ठीक है, कराना तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ज्योग्राफी भी मुझे करानी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को। तो सामान्य अध्ययन में ठीक है, जीएस के लिए में क्या और ऑप्शनल में क्या है, ये सारी चीज़ें आपके सामने है। इस कोड के साथ में अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे साथ 1 साल 2 साल 3 साल के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो आते हैं मेन मुद्दे पे आते हैं। कैसे करें पीटी की तैयारी, प्रीलिम्स टेस्ट की तैयारी कैसे करें। कई स्टूडेंट होते हैं इस दुविधा में कि कैसे करें, क्या करें, क्या नहीं करें। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिलेगी कि कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, कितने क्वेश्चन हमें देखने पड़ेंगे। तो सारे सेगमेंट्स जो है ये आपको यहाँ पे, जो क्वेश्चंस आपके दिल में दिमाग में अराइज होते रहते हैं, वो सारे जो है यहाँ पे लिखे हुए। सबसे पहला यहाँ पे शेड्यूल क्या होना चाहिए, तो इसको हम लोग इसके बाद में फिर एग्जाम दें या ना दें, बड़ी दुविधा वाली स्थिति होती है। तीसरा है सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, टारगेट स्कोर इसको हम लोग बोलते हैं, प्लस इसको हम लोग बोलते हैं कि टारगेट क्वेश्चंस क्या होने चाहिए। ठीक है, तो इस पे भी हम लोग बात कर लेंगे। देन हम लोग बात करेंगे टारगेट सेगमेंट्स, मतलब कौन कौन से सेगमेंट्स जो है वो हमें पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं। उसे छोड़ने तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कि आपकी सुविधा के अनुसार कि आपका पढ़ने का तरीका क्या है, उस पर देखेंगे कौन सा सेगमेंट आपको पढ़ना है, टारगेट सेगमेंट है। और एक लास्ट में है, बड़ी दुविधा वाली स्थिति रहती है, क्या पढ़ें। और क्या पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्या ना पढ़ें। ठीक है, क्या ना पढ़ें। एक अगर और आप ले सकते हैं आप 6 में, तो और देख सकते हैं कोई अगर अदर सजेशंस है, अगर कोई अदर सजेशंस है तो वो भी हम लोग यहीं पे करते चलेंगे। ठीक है, तो मित्रों सबको पता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम जो है वो अभी रिशेड्यूल हुआ है, तो जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत कम टाइम बचा हुआ है, लगभग 162-65 दिन बचे हुए मुझे लग रहा है। तो ये मानो कि 5.25 महीने आपके पास में है। ठीक है, 5.5 महीने, 5.5 महीने हैं, तो आपको ये मान के चलिए 5 महीने ओवरऑल, 5 महीने या 5 महीने ऐसे कुछ करके, 5 सवा 5 महीने या 5.5 महीने, जो भी आप मान के चले। ठीक है मित्रों, तो ये सारी चीज़ें हैं।
आज हम लोग देखेंगे, दुविधाएँ सारी दूर करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि आपकी जो टेंडेंसी है, जो क्षमता है कि आप कैसे करेंगे, मैं अगर समझा रहा हूँ तो उससे आपकी जो समझाने का तरीका है, जो आप सोच रहे हैं, वो थोड़ा-सा मैच कर जाए, ठीक है? तो कोशिश यही रहेगी कि मैं अपने अकॉर्डिंग समझाऊँगा, तो हो सकता है आपकी सोच भी मेरे से मैच करे, कोशिश करूँगा ये। तो मित्रों, सबसे पहला यहाँ पे शेड्यूल, इसको हम लोग सबसे लास्ट में जाते हैं। क्या कहते हैं? शेड्यूल कैसे करना है, टाइम टेबल, तमाम सारी चीज़ें, शेड्यूल कैसे, इसको हम लोग लास्ट में ले आते हैं यहाँ पे। इसको क्या करेंगे हम लोग इधर लाते हैं 5 नंबर पे। तो अब ये हमारा यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। शुरू हम करेंगे एग्ज़ाम दें या ना दें। तभी आप सोच रहे होंगे कि अरे हमने तो पढ़ लिया हुआ है सब, एग्ज़ाम देना ही देना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम ना दें, दें या ना दें, इसमें देना है आप, कोई दिक्कत नहीं, दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन मुद्दा इसमें क्या है कि कब दें, या ऐसा तो नहीं है दिखावा करना है भाई, थोड़ा-सा होता है ना, अ, शादी-वादी कहीं लगी होती है, कई सारे स्टूडेंट एज हो जाती है। कुछ लोग होते हैं कि वो 18 साल की एज से ही तैयारी करने लग जाते हैं, तो उनके पास में टाइम होता है। 3 साल का टाइम होता है। कई सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे बात करते हैं कि सर हम इतने साल से तैयारी करना चाहते हैं, इतने सारे कई सारे स्टूडेंट हैं, मैं प्लस स्पेशल क्लासेस लेता हूँ, तो उसमें पूछते हैं कि कितना मुझे टाइम देना चाहिए, या हमारी इतनी एज हो रही तो हम कब, तो ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी, लेकिन फिर ठीक है, क्योंकि अभी से वो अवेयर है कि मुझे आईएएस ही बनना है, तो अच्छी बात है। अच्छी बात है कि अभी से वो इस बारे में सोच रहे हैं। तो एग्ज़ाम दें या ना दें, कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि चलो आज घूम के आते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अच्छा, वो हमारे पड़ोस में जो लड़की बैठती थी वो भी जा रही है। हाँ, हाँ, चल, अरे वो जा रही है तो हम भी चलते हैं। तो ऐसे तमाम सारी दुविधाएँ रहती हैं, तो उसको ध्यान नहीं देना है। आपका अगर प्रिपरेशन अच्छा है तो एग्ज़ाम देंगे, मेरा वो मतलब नहीं है कि नहीं एग्ज़ाम छोड़ देना है। देना ही देना है, लेकिन कब देना है, इस पे हम लोग बात करेंगे। और ये सब सोच के नहीं चलना है कि वो जा रही है, वो जा रहा है। अरे! वो अगर नहीं देंगे तो सारा सामाजिक दबाव भी रहता है कि नहीं देंगे तो फिर बताएँगे क्या, हमने दिया, हम फेल हो गए, हो नहीं पाया, किसी कारण 1-2 नंबर से रह गया। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे दुविधा होती है कि एग्ज़ाम दें कि ना दें। ठीक है? सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, एग्ज़ाम दें कि ना दें। कब दें, कितना समय जो है वो दें। तो कुछ स्टूडेंट तो होते हैं कि 18 साल की एज में ही 18 साल की एज में तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनका टारगेट रहता है 21 साल में पहले अटेम्प्ट में निकालना। अपवाद स्वरूप कुछ होते हैं। और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि 22, 23, 24 साल की एज में ही आते हैं, और वो सोचते हैं कि 6 महीने में, चलो आज 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बचे हुए, तीर मार देते हैं। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए मेरी समझ में, क्योंकि 15 से 18 महीने का सिलेबस अगर सोचो आप कि 6 महीने में कंप्लीट करके हम इसको कर देंगे जाके, या 4 महीने, 5 महीने बचते हैं, और होता है ऐसा, कई बार होता है कि 23-24 साल की एज में स्टूडेंट तैयारी करने आता है, तो सोचता है 4-5 महीने बचे हुए, उसी में हम गोल-गोल करके घुमा देंगे। अब सोचो 15 से 18 महीने का, 18 महीने, 15 से 18 महीने का आप सिलेबस दिया गया है। वो सोचता है कि टेस्ट मैच की जगह हम टी20 खेल लें। टी20 में तो होता नहीं है कुछ, यूपीएससी तो नहीं है ऐसा, क्योंकि टेस्ट मैच है ये। तो आपको क्या करना है भाई, आराम से टाइम देना है। वो कैसे करना है, एग्ज़ाम दे कि ना दे, तमाम सारी चीज़ों को हम लोग आएँगे, अभी देखेंगे। तो मेरा मानना यही है कि कुछ ऐसे होते हैं अपवाद स्वरूप, जो कि 24 साल, 22 साल की एज में आए और 6-7 महीने से पढ़ रहे, एग्ज़ाम दिया, मान लो पीटी हो गया, और इसके बाद में आईएएस बन बुना गए। तो ठीक है, कुछ अपवाद है। तो अब ऐसा मान के नहीं चलना कि नहीं, उस अपवाद में हम भी शामिल हैं। इक्का-दुक्का होते हैं, 0.000 कुछ परसेंट जो है वो ऐसा हो सकता है कभी, लेकिन उनको भी थोड़ा-सा आइडिया रहता है इसके बारे में। कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसा मान के नहीं चलना कि अब मान लो 100 पद है, उसमें 100 पद में हमारा अगर 5 9 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहा है, तो हम भी उसी में अपवाद बन जाएँगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इससे क्या होगा, तमाम सारी चीज़ें हो सकती है। मान लो अगर आपने 6 महीने तैयारी करके 4 महीने, 5 महीने, मान लो पीटी आपका क्लियर हो गया, बढ़िया से, कोई दिक्कत, और किसी तरह आपने 3 महीने आपको बीच में गैप मिलता है, लड़-लड़ा के एकदम से बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत तो होएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर है ही नहीं, पता नहीं। मान लो लड़-लड़ा के आपने, क्या हुआ,
कि यहाँ पे मान लो कि आपने मेंस भी क्लियर कर लिया, और ये मेंस जो होगा आपका, वो मेंस जो है वो बिल्कुल आसपास ही होगा, कगार पे एकदम से। ऐसा नहीं होगा कि आपको मेंस कुछ अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बिल्कुल मतलब कगार पे ही होगा। अब कगार पे होगा तो आपको इंटरव्यू में क्या है, लगभग मान लो क्वालिफाइंग में आप पहुंच गए, क्वालिफाइंग के बस कगार पे थे कि हाँ क्वालिफाई हो गए, ठीक है। और अगर आपके 10-12 नंबर कम होंगे तो क्या है, आप नीचे आ जाते। तो यहाँ पे क्या है, क्वालिफाइंग मतलब आप क्वालिफाई हो गए और इंटरव्यू में गए। तो इंटरव्यू में 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। अपवाद स्वरूप मैं मान रहा हूँ, अब अपवाद स्वरूप अब सोचो कि आपको अगर क्वालिफाइंग में आप आए हुए तो लगभग लगभग आपको लगभग 225 नंबर मार्क्स लाने पड़ेंगे। और एक एवरेज क्या रहता है, 215 220 ऐसे एवरेज रहता है, ठीक है। मान लो आप हो भी गए, अपवाद हो गए, तो आपको क्या है, बहुत या तो बहुत निचला स्तर मिलेगा, आप आईएएस नहीं बनेंगे, ठीक है, बहुत निचला स्तर। या फिर आप हो सकता है कि आईआरएस बन जाए, या किसी साई में चले जाए, स्पॉट अथॉरिटी में चले जाए, किसी रेलवे में जा सकते हैं आप। तो आपको जो सपना था आईएएस बनने का वो रह गया। और मान लो अगर नहीं हुआ आपका, मैं एक बात बता रहा हूँ मोटा मोटी, मान लो अगर नहीं हुआ, क्योंकि तैयारी होती नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि 24 साल की 22 साल की एज में आए और 6 महीने में आपने तैयारी कर ली, और 6 महीने तैयारी करने के बाद में आपका मान लो पीटी भी हो गया, मेंस भी हो गया, और इंटरव्यू में मान लो हो गया, इंटरव्यू हो गया आपका, मान लो 225-30 नंबर आपने ला दिए, 275, ठीक है। तो आप क्या है, सबसे निचला स्तर आएगा बस क्वालिफाइंग में। अब सबसे 1000 मान लो अगर वैकेंसी, तो लगभग 999 या 1000 में ही रहता है, ठीक है। तो आपको सबसे निचला, तो आईएएस बनने का सपना अभी अधूरा है। दूसरी बात, ये अपवाद है, ये क्या है, ये अपवाद है, और होता नहीं है ऐसा, ऐसा अमूमन होता नहीं है कि गए 6 महीने पढ़े, पीटी दिए, मेंस दिए, इंटरव्यू भी हो गया सर। ये अपवाद की मैं बात कर रहा हूँ, जो सबसे निचला स्तर है, तो उसका भी क्या आईएएस बनने का सपना अभी धरा गया है। दूसरा, मान लो आपने मेंस दिया जाके, और प्रीलिम्स जो है, सॉरी, आप इंटरव्यू में गए और इंटरव्यू में मान लो फेल हो गए। मुश्किल होता है, मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मार्क्स लाना जो है, एक एवरेज मार्क्स लाना आसान है, लेकिन आप कहें कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन के वहाँ पे अच्छे मार्क्स लाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है। तो अभी इसमें क्या करना है, मान लो आपका इंटरव्यू हो गया, अब बच्चा क्या आपको, आप इंटरव्यू में हो गया, आप रिजल्ट भी आ गया, अब इसके कुछ दिन बाद जस्ट पीटी भी होता, क्या है, प्रीलिम्स होता है। तो आपको एक तो उसमें लगे रहे, मेंस लिखा, फिर इसके बाद में इंटरव्यू की तैयारी की, इसके बाद में क्या अगला जो पीटी देने वाले थे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो 23-24 साल की एज में आए हुए थे, एक साल अपना अपना बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने दिया, पीटी दे दिया, मेंस दिया, इसके बाद में क्या हुआ, इंटरव्यू में फेल हो गए। अब जो उनका अगला टारगेट था पीटी के लिए, होता ही टारगेट कि अभी नहीं हुआ तो अगला देंगे, उसमें क्या हुआ, अब पीटी तैयार नहीं हो पाया। पहले अटेम्प्ट में उसने 6 महीने दे के पीटी तैयार कर लिया हुआ था किसी तरह से। अब दूसरे में क्या हुआ, जब वो फेल हो गया, तो क्या उसका पीटी तैयार नहीं है। अब पीटी नहीं तैयार है तो क्या, फेल हो जाएगा। तो ये एक चक्र का एक साइकिल चलता रहता है। आप साइकिल में ना फंसे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जाम दें या ना दें। 15 से 18 महीने का एग्जाम होता है। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा डिफाइन किया गया है, आपको पता है सारी चीज़ें। तो खिलवाड़ तो नहीं करना है बिल्कुल से, ना अपने साथ में, ना यूपीएससी के, आप उसके साथ तो खिलवाड़ कर ही नहीं सकते। मैं तो अभी ऐसा तो बोल नहीं सकता कि आप यूपीएससी सिलेबस के साथ में खिलवाड़ कभी नहीं कैसा कर सकते, क्योंकि इतना ब्रॉड होता है। आप उसको संभालते संभालते मुश्किल में फंस जाएंगे, साइकिल में चलता रहेगा, आप जैसे मैंने बताया अभी, एक साइकिल चलता रहेगा। तो फिर आप क्या है, पीटी के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। तो ये मुद्दा रहा। तो इसी को हम लोग लेके चलते हैं कि एग्जाम दे या ना दे। बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट, जो कि दूसरा है, वो ऊपर लिखा हुआ है, वो सबसे लास्ट में जाएगा कि शेड्यूल कैसे करें, सारी चीजें समझने के बाद में। तो ये मुद्दा बनता है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरे पॉइंट से, मतलब पहला पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम दें या ना दें। मेरा मानना है कि वैसे तो अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं तो बैठा के रखा हुआ तो नहीं, आज एग्जाम देंगे। अटेम्प्ट होते हैं, काफ़ी होते हैं, 6 अटेम्प्ट, एज भी बढ़ा दी 32। तो एग्ज़ाम दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो मानता हूँ कि सभी लोग एग्ज़ाम दें, ठीक है, सभी लोग एग्ज़ाम दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस तरह हमने बताया हुआ कि आप 6 महीने या 18 साल की एज वाला क्या करेगा, वो बढ़िया तैयारी 3 साल करेगा, 21 साल की एज में पहले अटेम्प्ट में आईएएस बनेगा। जो तीसरा, जो 22 23 24 साल की एज में तैयारी करने आया, सोचा 6 महीने दे के, उसका हमने हाल अभी आपको बता दिया, अपवाद को छोड़ के।
अब ऐसा तो है नहीं कि आप हर एक जो है अपवादी होता रहेगा, आप ऐसा होता नहीं, यूपीएससी कभी भी अपवादों पे चलता नहीं। तो मित्रों यहाँ पे बात क्या है, सबसे पहला यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आपने बढ़िया आपकी पकड़ है और आपने एक साल तैयारी की हुई, एक कसौटी मैं बता रहा हूँ, क्या है कसौटी है, कसौटी है कि अगर आपने एक साल बढ़िया से तैयारी की है, मस्ती नहीं की हुई है, वो पड़ोसी की बात में बैठ के पड़ोसिन की तरफ बैठना जाके ना कुर्सियों पे, वो सारी नहीं, आपने अच्छी तरह से एक साल की तैयारी की और आपने बहुत अच्छा तैयार किया हुआ है, आप एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं कहूंगा कि दे सकते हैं, कोई इसमें आपको क्या है झिझक नहीं होनी चाहिए, दे सकते हैं। एक साल की अगर कसौटी है, एक साल की अगर तैयारी की है आपने, तो एग्जाम देना है, दे सकते हैं, देना नहीं दे सकते हैं, इसमें भी दिक्कत है। दूसरा एक और कसौटी है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे एक कसौटी और है, तो कि अगर आपने 1.5 साल का 1.5 साल आपने आपने प्रिपरेशन की हुई है, तो क्या है आपको देना ही देना है। इसमें कोई चाह चूं चूं वाली बात नहीं, ना नू वाली बात नहीं कि नहीं नहीं अरे वो तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, देना ही देना है। क्यों, आपने तैयारी की हुई है, आपने तैयारी की, भाई आप किसके लिए आए हो, तैयारी के लिए, आपने तैयारी ही की हुई है, obvious सी बात है, आपने पढ़ा होगा, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो तैयारी क्या आपने अगर 1.5 साल की हुई, और अगर आपने यहाँ पे कसौटी थी कि एक साल में दे सकते हैं, और अगर एक साल से कम तैयारी है, एक साल से अगर कम तैयारी है, तो क्या है, अगर इससे कम है, तो मेरा मानना यही है कि ना दें, नहीं देना चाहिए। अभी मुद्दा समझ में आ गया आपको कि क्या, क्यों मैं बोल रहा था देना ही नहीं देना। अगर आपने, वो चीज मैं समझा चुका हूं पहले, अगर आपने एक साल से कम तैयारी की हुई है, तो आपको क्या है, ठीक है, मुद्दा समझ में आ गया, नहीं देना है। और एक कसौटी क्या है नहीं देने की, अगर आपका ऑप्शन अभी तक आपने सेलेक्ट नहीं किया है, चूज नहीं किया, या आपका तैयार नहीं है, तो भी क्या है नहीं देना है। एक तो आपने एक साल से कम तैयारी की हुई है, तो आपको क्या है एग्जाम नहीं देना है। दूसरा, आपने अगर ऑप्शन सब्जेक्ट जो है ये अभी तक चूज नहीं किया है, या चूज कर लिया है लेकिन पढ़ा नहीं है, तो क्या है इसको नहीं देना है एग्जाम मित्रों। नहीं तो बात क्या है, आप एक सर्किल में वही फंस जाएंगे जो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो इसमें नहीं देना है। दूसरा यहाँ पे 1.5 साल का आपको वक्त मिला हुआ है, 1.5 साल आपने तैयारी की हुई है, तो इसमें देना ही देना है। फिर इसमें कोई वो ना नू वाली बात नहीं बनती है कि नहीं 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 देना है, जाके आपने तैयारी की हुई है अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो आप क्या, ये कसौटी है कि आपको देना ही देना है। और इसका कोई मतलब बनता नहीं, आपकी एज हो गई 21 साल, आप क्या है 1.5 साल की तैयारी की, आपने देना है जाके। हाँ, अगर 1.5 साल के बाद भी अगर आपको लग रहा है, तो ये आपकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम ही होगी, या मुझे लग रहा है कि आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो कह सकते हैं कि वो हो सकता है कम होगा, कि नहीं नहीं अब एग्जाम 1.5 साल तैयारी कर लिए, नहीं देना, इसमें क्या है देना ही देना, इतना 1.5 साल का वक्त आपको लगता है। सिलेबस मैंने देखा हुआ सिलेबस काफी ब्रॉड है, तो उस हिसाब से। एक और कसौटी है यहाँ पे कि अगर आपने यहाँ पे एक साल की तैयारी की हुई है, तो यहाँ पे देना है, आपको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे अगर आपका ऑप्शनल, मान लो कि आपने कुछ तैयारी कर ली हुई है इसी बीच में, ऑप्शनल आपका तैयार है तो आप दे दें, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑप्शनल बिल्कुल नहीं तैयार है, तो आपको नहीं देना है मित्रों। और अगर आपका तैयार है, थोड़ा थोड़ा ही तैयार, मान लो आपने 1.5 साल की या एक साल की तैयारी में इसकी बेसिक रीडिंग कर ली हुई है, ठीक है मित्रों, इसकी आपने बेसिक रीडिंग कर ली हुई है, तो क्या करना है आपको, एग्जाम देना है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि कोई जीएस का सब्जेक्ट था, और उस जीएस को आपने ठीक तरह से पढ़ लिया, कोई जीएस का सब्जेक्ट, और उसी से आपका ऑप्शनल तैयार हो गया, मतलब एक बेसिक नॉलेज आपको हो गई, उस विषय की जो है वो समझ आपको हो गई है, ठीक है, उस विषय की एक समझ आपको हो गई। तो ये कसौटी हो गई, पहला दूसरा और तीसरा ऑप्शनल जो है। तो बेसिक रीडिंग आपने कर ली, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप 3 महीने का जो आपका वक्त रहता है, पीटी आपने पास किया इसके बाद मेंस के बीच में, तो वहां पे आप क्या, फिर यहाँ पे बेसिक रीडिंग आपने की, तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और कसौटी यहाँ पे है कि आपका ऐसे जो है, ऐसे तैयार होना चाहिए। ऐसे कैसा है, तैयार होना चाहिए, तो ही क्या है एग्जाम आपको देना है, नहीं तो नहीं देना है, ठीक है। अब ऐसे कैसा तैयार होना चाहिए,
ऐसे मान लो कि आपने थोड़ा सा कुछ बेसिक से लिया और 10-15, 12-15 या 20-15 आपने कुछ ऐसे एक ऐसे लिखे हुए हैं, और वहाँ पे जो आपका परीक्षार्थी है जहाँ पे आप क्लास करते हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आपको क्या वो उन्होंने देखा कि हाँ आपने ठीक किया हुआ है, बढ़िया 10 से 15 क्वेश्चन आपके ऐसे बढ़िया जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे मतलब आप तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आपको बस विषय की समझ होनी चाहिए, आप जीएस अगर आप पढ़ते हैं तो उसी से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं यहाँ पे कि आपको अगर 1 साल की तैयार और मिनिमम 1 साल जो है वो देना ही होता है। अगर 1 साल से कम है तो आप एग्ज़ाम को नहीं दें, मेरी यही सलाह रहेगी। नहीं तो आप उसी चक्र में फँस जाएँगे, जो अभी हमने आपको शुरू में बताया हुआ था कि 24 साल की एज में आते हैं, कुछ अपवाद होके उनको भी आईएएस का पद नहीं मिलता है, वो फिर से देते हैं, ठीक है? तो उनका भी रुक जाता है कैसे? मान लो वो लास्ट में आए एकदम से आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिया, नीचे का रैंक मिला, फिर क्या वो पीटी के लिए तैयार ही नहीं है? प्रीलिम्स के लिए तैयार नहीं। और जो लोग फेल हो गए इंटरव्यू में, वो भी पीटी के लिए नहीं तैयार थे, तो क्या सर्कल में फंस गए फिर क्या वही काम करना है आपको, 1 साल की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे तो ये सब सारी चीजें समझ गए, तो एग्जाम दें या ना दें। और बाकी मेरा मानना ये है कि जब आपका ये सारी चीजें हो जाए, प्रीलिम पीटी हो जाए, तो आपको क्या पूरा तैयार है, मैं 1.5 साल तैयारी की हुई है, आपको बेसिक नॉलेज है, आपको जो ह्यूमैनिटी के आप कह सकते हैं, ह्यूमैनिटी की जो ऑप्शनल सब्जेक्ट वो आपको तैयार है, ऐसे तैयार है, आपको पता है कि हाँ लिख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको 1 साल की तैयारी। तो आप क्या कर सकते हैं, फिर जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो हिस्सा रहता है, जो जो टाइम रहता है, उसमें क्या करेंगे आप, उसमें आप बस आंसर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ओनली आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये होना चाहिए इस तरह से, ओनली आंसर राइटिंग। तो ये एक पहला मुद्दा हो गया। अब दूसरी कसौटी एक और है आपकी कि सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, बड़ी मन में दुविधा स्थिति रहती है, टारगेट स्कोर क्या, इसके साथ में हम लोग इसमें जोड़ लेंगे कि टारगेटेड क्वेश्चंस कितने होने चाहिए, कितने क्वेश्चन जो है वो हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। और एक लास्ट में जो हमारा सेगमेंट रहेगा वो रहेगा कि टारगेट सेगमेंट क्या होने चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और लास्ट में पढ़े क्या ना पढ़े, ये हम लोग दूसरा आप यहाँ पे चलेंगे, मतलब तीसरा जो है ये सेफ स्कोर क्या होना चाहिए या टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि टारगेट स्कोर क्या। टारगेट स्कोर अभी तो मित्रों आपको पता है कि अब क्वालिफाइंग कर दिया हुआ, जीएसटी के ही मार्क्स जो है उससे सी मेरिट बनती है, और बाकी सी सेट का जो है वो क्वालिफाइंग है। सी सेट कैसा है, सी सेट क्वालिफाइंग है और जीएस से ही मेरिट बनती है। तो कुछ जब ये शुरू शुरू में आया था, आंदोलन हुआ, इसके पहले की मैं बताऊं तो उस टाइम जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के तो लोग थे, जो बैंक और एसएससी की तैयारी करते थे, वो लोग मेंस में बैठ रहे थे, उनका हो तो नहीं रहा था, लेकिन क्या था, उनकी मैथ और रीजनिंग दोनों इतनी स्ट्रांग थी, तो वो क्या करते, इंग्लिश जिनकी स्ट्रांग थी तो वो क्या है, वो मेंस बहुत लिख रहे थे। कौन से थे, वो बैंक वाले थे या एसएससी वाले थे, ये सब क्या है खूब दे रहे थे। और ये टारगेट पे था क्योंकि भाई दोनों मिला के करने पड़ते थे। तो वो क्या करते थे, 80 क्वेश्चन होते थे, 80 क्वेश्चन में वो लगभग लगभग आप देखो कि 80 क्वेश्चन में आपको 190-95 के बीच लाते थे, और इसके बाद में 220 के 215-20 में क्वालिफाइंग था। तो वो क्या करते थे, लगभग 25 क्वेश्चन जो है ये करने होते थे उनको, तो वो आराम से 200-250 में मार्क्स ले आते थे। तो वहां पे दिक्कत क्या होती थी, फिर आंदोलन हुआ तो फिर सी सेट को हटाया तो नहीं गया, क्वालिफाइंग कर दिया गया, ठीक है। तो उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जिनका मैथ अच्छा है, जो कि एसएससी बैंक वाले, तो वो ना लाते थे बढ़िया से और यूपीएससी मेंस लिखते थे जाके। बाकी जो जीएस तैयार करके जाता था वो जीएस को कोई बर्डन नहीं था। तो यहाँ पे आंदोलन अच्छा हुआ, यहाँ पे सुधार हुआ है कुछ, तो हिंदी मीडियम को भी थोड़ा सा यहाँ पे चीजें हुई। और इसमें मैं एक चीज और कर बताना भूल गया कि मैं यहाँ पे ऑप्शन की क्यों मैं बात कर रहा था, क्योंकि मित्रों होता क्या है, हिंदी मीडियम की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो हिंदी मीडियम में ऑप्शनल सब्जेक्ट ही आपको क्या करें, नैया पार लगाता है। बाकी आप देखो जीएस के चारों पेपर बहुत बहुत आप 400 410 ऐसे ला सकते हो, बहुत अगर लगाओगे तो 400 कुछ ऐसे करके ये हो सकता है। ओवरऑल ये सबके लिए कॉमन होता है, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जो सिलेक्शन दिलवाएगा वो क्या है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो इसी वजह से मैं इस कसौटी की मैं बार बार बात कर रहा था कि अगर आपका ऑप्शनल नहीं तैयार है
कोई लोग सोच रहे हो कि मैंने ये नहीं बताया ऑप्शनल क्यों नहीं, ऐसा अगर नहीं तैयार है तो क्या तैयार नहीं हो सकता? तो मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि ऑप्शनल नहीं तैयार है तो ये मत सोचना कोई एक टीचर आपको जो है आके एकदम से लग जाएगा आपके पीछे कि नहीं आज मैं आपको करा ही के मानूंगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल से। कोई टीचर ऐसा, मेरी समझ में तो ऐसा नहीं है कोई टीचर कि आपको 3 महीने में जीएस और 3 महीने में ऑप्शनल करा दे। आपको 3 महीने का सिर्फ जो समय मिलता है वो आंसर राइटिंग के लिए मिलता है। कुछ करंट का न्यूज पढ़ते रहिए, कुछ आंसर राइटिंग करते रहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा मानना यही है कि जब तैयार हो, क्योंकि ये हिंदी मीडियम के लिए कसौटी एक रहती है कि अगर ऑप्शनल आपका तैयार है तो आप एग्जाम दे जाके 1 साल की तैयारी किए हुए तो दे सकते हैं, 1.5 साल की तैयारी की तो देना ही देना है जाके। अगर नहीं दे रहे तो ये आपकी प्रॉब्लम है। और ऐसे आपने 10-15 प्रैक्टिस की हुई, 10-15 क्वेश्चन लिख के एग्जामिनर ने बोला ठीक है, जो परीक्षा जो जहाँ पे आप क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, अकेडमी पे बहुत सारे टीचर हैं या मुझे भेज सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे ऑपरेट ये ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ये आपका तैयार होना चाहिए। ठीक है, ये तैयार होना चाहिए, यही कसौटी आपकी है कि आपको मेंस तक पहुंचाएगा, इंटरव्यू तक। ठीक है, इंटरव्यू तक पहुंचाएगा। अगर ये तैयार नहीं तो बिल्कुल ही निश्चित, आप ये निश्चित कर लीजिए कि हमको एग्जाम नहीं देना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शनल सब्जेक्ट हमेशा तैयार होना चाहिए। ये हिंदी मीडियम के लिए रामबाण है, ये आपको इंटरव्यू तक दिलाएगा। ठीक है, इंटरव्यू तो यही इसमें मार्क्स ज़्यादा लाएंगे तभी ऐसा हो सकता है। तो ओवरऑल जीएस में लगभग सेम रहते हैं, बहुत कम ऐसे रेयर केस में होता है कि टॉपर्स हो तमाम फर्क, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, तो मैंने बताया आपको कि इससे पहले जो होता था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जो एसएससी है, बैंक की तैयारी करते हैं, जिनका इंग्लिश ये सारी चीज़ें ठीक है, वो क्या करते थे, क्वालिफाई कर जाते थे और बस ऐसे ही चलता रहता था। जीएस भाई उनको 50, बहुत बहुत 25 क्वेश्चन करने होते थे। 25 में आप 50 क्वेश्चन ले आए, बाकी 180 के आसपास उनके, तो 215, 230, 235 तक हो गए क्वेश्चन आराम से, और वो क्वालिफाई हो जाते थे। इतनी अच्छी पिरामिड। अब यहाँ पे चेंज हुआ है, तो अब हम लोग बात करेंगे टारगेट्स। तो अब यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या है, जीएस से बनता है। जो हमारी मेरिट बनती है वो जीएस से बनती है। अभी क्या करना है, टारगेट स्कोर में वही करना है जो कि जीएस का है। तो पहले यहाँ पे हम बात कर लेंगे कट ऑफ की, कि कट ऑफ कितनी जाती है। टारगेट स्कोर यही से आपको बनेगा। और एक बात मित्रों और मैं बताऊँ आपको, कि जो कट ऑफ बनती है, जो कट ऑफ बनती है वो बनती है जो आपकी आपकी सिलेक्शन के बाद, सिलेक्शन के बाद में कट ऑफ बनती है जाके। देखा जाता है कि एक क्राइटेरिया देखा जाता है, मान लो जनरल से गिना जाता है। अगर मान लो 1000 क्वालिफाई करने हैं तो इसके लिए लगभग 2500 से लगभग 3000 के बीच में आपको क्या है, यहाँ पे वो इंटरव्यूअर होते हैं जो इंटरव्यू देते हैं जाके, इंटरव्यू देते हैं जाके। और इन इंटरव्यू को सेलेक्ट करने के लिए आप देखेंगे कि लगभग एवरेज आप कह सकते हैं कि लगभग 12 से 15 हजार तक ऐसे होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, लगभग 12 से 15 हजार। 12 से 15 हजार जो है वो मेंस क्वालिफाई करे होते हैं, ये मेंस के लिए होते हैं। और इन मेंस में क्या है, इस मेंस में ही आप देखेंगे, इस मेंस में ही वो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं, और इस इंटरव्यू से फिर जो है ये यहाँ पे 1000 लोग सिलेक्ट होते हैं। तो कट ऑफ कैसे बनता है, कट ऑफ जो है वो सिलेक्शन के बाद बनती है मित्रों। सिलेक्शन के बाद मान लो उसने ये निर्धारित किया है कि हमें 1000 लेना है, और टारगेट दिया है कि नहीं, मान लो कि इसमें 7500, 15 में मान लो ओवरऑल 7500 लोग हैं। तो 7500 में आप देखेंगे, जैसे ही 7500 पूरे हो रहे हैं, 7500 इसके बाद में क्या रोक देगा, वहीं पे कट ऑफ बन जाएगी आपकी। तो यहाँ पे कट ऑफ सिलेक्शन के बाद बनती है। अगर देख लिया उसको 1000 लेना है तो 1000 के हिसाब से वो देख लेगा, 1000 के हिसाब से देख लेगा कि कितने हमें जो है वो सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, अगर 1000 लेने तो वहां से कट ऑफ, तो कट ऑफ हमेशा क्या है, वो बाद में बनेंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे रही। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ी सी ये रहेगी कि हमारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। वही टारगेट क्वेश्चन या प्लस आप कर सकते हैं, टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करें, अच्छा पीटी, ऐसा कभी देखना मत कि बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, होता है कंपटीशन है, बढ़ रहा है कंपटीशन, लेकिन इतना ध्यान रखना कि 80% जो होता है वो सीरियस नहीं होता है। प्रीलिम्स के लिए जो पीटी दे रहा होता है, 80% जो है वो सीरियस ही नहीं है। ठीक है, सीरियस ही नहीं होता है। सिर्फ 20% आप कह सकते हो, 20 से 25%, मैं ऊपर और एक मोटा मोटी मान लेता हूँ, 20% जो है वो कैसा है, सीरियस है। ये सीरियस कैंडिडेट, यही क्या है, ये आपसे यहाँ पे फाइट करनी है।
बाकी 80% से डरिए मत आप। 80% जो ऐसे गार्बेज एकदम से, वो क्या है, अरे वो जा रहे हैं तो हम भी चले जाते हैं, वो जा रहा है तो हम भी चले जाते हैं। थोड़ा सा घर का दबाव भी होता है, कुछ क्या है, आप कह सकते हैं सामाजिक दबाव एक तरह से ना, समाज का भी दबाव, प्रेशर रहता है कि अरे उन्होंने, हम पता है, कुछ लोगों को होता है शादी भी तो करनी है, एडमिट कार्ड, देखो हमारा यूपीएससी, अरे लड़का यूपीएससी दे के आया हुआ, अभी देखो नहीं हो पाया, 2 नंबर से रुक गए। तो वो एक तरह से तो 80% ऐसे ही होगा जो क्या है, बोलेगा चलो पिकनिक मना, थोड़ा सा घूम के आते हैं, बाहर टहल के आते हैं, थोड़ा वो जा रही है हम भी जाते हैं, साथ में एग्जाम भी ला लेते हैं जाके, या फिर बोलेगा अरे शादी वादी तमाम। तो वो क्या है, 80% से रहता है, वो सब तैयारी सीरियस तैयारी में रहती है। 20% से आपका क्या है, कंपटीशन होगा, और 20% में आपको शामिल होना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा जो है स्कोर क्या होता है, टारगेट स्कोर कैसे। तो ये ठीक है, 20% आपको यहाँ पे टारगेट करना है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। मुद्दा समझ गए आप लोग। तो ये टारगेट, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ ऐसे टारगेट स्कोर में अगर हम देखें तो थोड़ा सा, जैसे कि जनरल कैटेगरी है, या आप कह सकते हैं ओबीसी है, एससी है, इसके बाद में हम यहाँ पे और गिन लेंगे, एसटी भी गिन लेंगे, ठीक है, एसटी है। और इसके बाद में नीचे जब आएंगे तो वो फिजिकली चैलेंज नंबर 1, फिजिकली चैलेंज नंबर 2, या फिजिकली चैलेंज नंबर 3, 3 पे ऐसे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुद्दा बनता है कि जनरल का, अगर आपको सेफ रहना है, जैसे कि हमने बोला हुआ था अभी, सेफ स्कोर कैसे होना चाहिए, सेफ लिखा हुआ था हमने शुरू में, सेफ। तो उसके लिए लगभग, देखो अभी अगर कंपैरिजन करें तो आप ये कह सकते हैं कि 100 और 110, या बहुत बहुत 112 15, तो एक मोटा मोटी हम क्या मैक्सिमम लेके चलेंगे, मैक्सिमम लेके चलेंगे कि इतना होना चाहिए। तो साफ साफ यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लगभग जो है आपके पास में जो जनरल का, हम लोग कहाँ से देखेंगे, जनरल का जो है, इसको मैं री कर लेता हूँ, ये टारगेट स्कोर है जनरल। तो कितने लगभग टारगेट होना चाहिए, तो आपको लगभग जो है 110 के और 115 के बीच में मानता हूँ, इतना होना चाहिए टारगेट। obvious सी बात है, 55 और 55 या 56 57 के आसपास जो है वो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। 57 58 कह सकते हैं, बहुत बहुत, लेकिन क्या है, एक ओवरऑल आप कह सकते हैं 55, ठीक है, 55 या 56 ऐसे मान लो, ऐसे कर सकते हैं ओवरऑल। तो यहाँ पे जर्नल के लिए टारगेट क्या है, 120। जब भाई आप देखेंगे, एनालाइज करके देखेंगे, तो वहां पे सिलेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी कट ऑफ गया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, तो लगभग 110 और 115 के बीच में रहेगा। अब ओबीसी के लिए लगभग इसमें आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं रहता है। ओबीसी के कई बार क्या होता है, जनरल से भी, अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद जनरल से भी ऊपर चला जाए, लेकिन 4 5 क्वेश्चन जो है इधर उधर रहता है। कितना, सॉरी, 3 4 मार्क्स जो है इधर उधर रहता है स्कोर में। तो यहाँ पे ओबीसी की अगर मैं बात करूँ, तो ओबीसी का जो है वो रहेगा यहाँ पे टारगेट, ओबीसी का लगभग 2 3 आप अंक कम कर दो, लगभग 108 या 110 उसके बीच में, 112 कर दो यहाँ पे, तो इतना स्कोर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम एससी की बात करें तो एससी का भी कट ऑफ जो है बहुत कम, लगभग 15 या 10 या 15 जो है मार्क्स वो टॉप से कम रहता है, ठीक है। तो वो कितना हो सकता है, टॉप से कम रहता है, अगर 10 15 यहाँ पे कम कर दोगे तो लगभग यहाँ पे ये कह सकते हो 15 कम कर दो, तो 15 कम करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लगभग 95, और इसमें अगर कर दो तो लगभग 98, ऐसे कुछ करके मैं ओवरऑल एक मोटा मोटी हिसाब लगा रहा हूँ कि एससी के लिए इतना है। और एसटी के लिए कितना है, उससे भी कम, थोड़ा सा 4 5 क्वेश्चन जो है एससी से कम हो जाता है, तो यहाँ पे 90 मान लो, और यहाँ पे आप मान सकते हो तो 95 95 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब फिजिकली चैलेंज, यहाँ पे 3 कैटेगरी होती है। एक तो जो पहली कैटेगरी में जिनका मान लो कि थोड़ा सा हड्डी में प्रॉब्लम है, जिनका हड्डी में प्रॉब्लम है, वो जो कि बोन, जिनको दिक्कत होती है बोन में, तो वो एक पहले आते हैं। दूसरा इसमें आते हैं जो देख नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं। और तीसरा जो फिजिकली चैलेंज में आते हैं, वो उनमें जो सुनने की दिक्कत होती है, सुनने की दिक्कत, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो हड्डी, जिनको फिजिकली चैलेंज हम बोलते हैं, तो वो एसटी के बराबर ही कई बार रहता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लगभग इसको ऐसे कर सकते हैं कि हड्डी जो है, जिनको हड्डी की प्रॉब्लम है, जो PH1 में आते हैं, तो उनको हम यही कर सकते हैं कि एसटी के बराबर, लगभग कई बार होता है एसटी के बराबर ही आ जाती है। जिनको देखने में दिक्कत है, जिनको देखने में दिक्कत है, तो उनका लगभग लगभग आप ये समझो कि 65 62 जाता है, तो हम एक बार ओवरऑल लिख सकते हैं यहाँ पे 70 65 या 68 के बीच में, तो 70 लिख सकता हूँ यहाँ पे, एक मोटा मोटी जो हाईएस्ट। तीसरा यहाँ पे फिजिकली चैलेंज,
जिनका 3 नंबर पे जो कि सुन नहीं सकते हैं, उनका बहुत कम जाता है, लगभग 40 से 45 या 50 तक आप कह सकते हैं, 38-40 तक जाता है, 40 से एवरेज में। ठीक है, तो अब इतने मार्क्स लाने के लिए मान लो 110 115 है, तो हमें टारगेट क्वेश्चंस कितने करने चाहिए वो हम लोग बात करने वाले। तो ये आपको समझ में आ गया कितना क्वेश्चन लगभग, जो एक अगर आप एक मोटा मोटी वो देखेंगे प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ आया वो उसको मिला के मैं मानता हूँ कि 110 यहाँ से हम 100 एवरेज में हम 112 13 ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये टारगेट हमारा स्कोर हो गया, ये टारगेट हमारा स्कोर हो गया। और टारगेट स्कोर में अगर औसत देखें, अगर हम औसत देखें तो लगभग आपको 110 या 15 112 मान लो, 112 या 10 मान लो, 10 ही मान लो, 112 मान लो, तो जो भी मान लो, तो ये आपका क्या है, टारगेट स्कोर होना चाहिए। ठीक है, किससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, जनरल से कर रहा हूँ। चलो अब बात करते हैं टारगेट क्वेश्चन कितने होने चाहिए। टारगेट क्वेश्चन कितने होने चाहिए। ठीक है, ये भी एक मुद्दा है। तो अगर मान लो 110 लाने हैं आपको, तो 110 के लिए आपने वो भी से बात है 55 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। या आपको 112 लाने हैं तो 56 क्वेश्चन, 156 क्वेश्चन क्या आप, सॉरी 56 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। लेकिन ऐसा कोई माहिर नहीं होता है कि नहीं वो जाए और उसके वो 56 ही क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट करे जाके और वो पास हो जाए 112 मार्क्स ले आए। ऐसा तो कोई होता नहीं है। बहुत बहुत जो अपने आप को मसीहा समझता है, जिसने बोला कि नहीं आज हम पीटी जो है वो तैयार करके ही मानेंगे और ये सारी चीजें होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे और समझ लीजिए आप, आपके पास में क्वेश्चन कितने होते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ अभी। तो ये आपको कितने, लगभग लगभग 110 या 12, 100 मान लो 56 क्वेश्चन तो 112, या आप मान लो अगर 55 कर रहे हैं तो 110, ऐसा कट ऑफ जाना चाहिए, एक चीज होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है मैं बताऊंगा यहाँ पे कि आपके पास में 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, ये क्वालिफाइंग है, और 120 मिनट रहते हैं। तो 120 मिनट में आपको कितना टाइम मिल रहा है, 1.2 मिनट का टाइम मिल रहा है एक क्वेश्चन करने में। और मान लो आपकी रीडिंग बहुत बढ़िया है, रीडिंग स्पीड क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ टेस्ट सीरीज में जब मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि रीडिंग फास्ट करिए। मान लो रीडिंग अच्छी है और आपने क्वेश्चन करने हैं आपको 80 ही, एक तो कसौटी ये हो सकती है, एक कसौटी ये हो सकती है आपकी रीडिंग भी अच्छी है, रीडिंग फास्ट है काफ़ी ज़्यादा, और 80 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको 120 मिनट में लगभग कितना आप 1.5 मिनट मिल रहा है, आपको आसानी से आप अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा है, तो एक तो ये है रीडिंग फास्ट है, आपने 80 क्वेश्चन करने हैं, और आपने 80 क्वेश्चन करने हैं तो 1.5 मिनट आपके पास में, आपने टारगेट मुझे 80 ही करने हैं, 100 नहीं करने हैं, मान लो 100 करने हैं तो आपको क्या है 1.5 मिनट का टाइम लग रहा है, तो आप कर सकते हैं, रीडिंग अच्छी है। दूसरा एक यहाँ पे कसौटी और है, तुक्का। ये आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, तुक्का लगाने की जो कला है, मेरा मानना है कि आप तुक्का खूब लगाएं। मेरा मानना है कि आप तुक्का खूब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुक्का खूब लगाएं। एक तो तुक्का लगाने की कला, तुक्का लगाने की, ठीक है, अब थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, तुक्का लगाने की कला एक तो होनी चाहिए। चलो ये हम लोग यहीं पर रोकते हैं। तो कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, रीडिंग फास्ट हो तो आप 80 क्वेश्चन आपने मान के चलाए, और दूसरा यहाँ पे क्या है, आपको तुक्का लगाने की कला हो तो फिर आप क्वेश्चन अच्छे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि आपने कोई ऐसा माइका लाल आप कह सकते नहीं, हो सकता है कि भाई जाके 56 क्वेश्चन करे जाके, या 55 क्वेश्चन सीधे सीधे सही सही कर दे जाके। बहुत आप देखेंगे जो भी क्वालिफाई कर रहा है वो 40 45 38 क्वेश्चन जो है इतने उसको आते हैं, इसके बाद में टाटा फिर 56 कहे जाके 56 करके आए हुए हमारा सही हो जाएगा, तो आप ये समझ लीजिए फिर वो हवा हवाई सारी बातें हो रही है। तो यहाँ पे कितना होता है, ये मान लो कि 55 या सॉरी 45 40 45 या 38 क्वेश्चन सबको लगभग लगभग जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनको आ रहे होंगे, और इसके बाद में कोई क्वेश्चन उनको आता नहीं होगा, फिर वो क्या करते हैं ये वाला हिसाब, समझ रहे हो, ये क्या है तुक्का। तो ये तुक्का लगाने की कला, दक्षता होनी चाहिए। तो अब मान लो कि 56 क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, मान लो कि आपने यहाँ पे 112 लाने हैं, तो आपने 60 क्वेश्चन कर लिए, 60 क्वेश्चन में 12 गलत कर दिए। ठीक है,
मतलब 60 क्वेश्चन आपने सही किए और 12 कैसे कर दिए, मान लो 56 सही सही कर दिए तो आपको 120 112 आ गए। लेकिन ऐसी कला किसी के पास होती नहीं। मैं तो नहीं मानता हूँ कभी ऐसा हो सकता है, ना कभी ऐसा भविष्य में होगा कि गए और 56 क्वेश्चन आ रहे थे, आपने सही सही कर दिए, कोई गलत नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। दूसरा यहाँ पे क्या है, मेरा मानना ये है कि आपने मान लो 60 सही किए और 12 गलत कर दिए, तो वो भी 112 ये भी आ गए, कोई दिक्कत नहीं। 12 आपने गलत कर दिए, या आपने 65 क्वेश्चन सही किए, 65 क्वेश्चन आपने सही किए, और यहाँ पे मान लो कि आपने लगभग 27 या 28 क्वेश्चन आपने करिए, तो लगभग 112, 112, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको 112 ये आगे, कोई दिक्कत नहीं, 27 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो 27 आपने गलत कर दिए, 27 क्या है आपने, फिर से लिखता हूँ मैं यहाँ पे, 27 आपने गलत कर दिए और 65 आपने सही कर दिए। 27 गलत कर दिए, 65 सही कर दिए, तो 112, वो भी एवरेज आ रहा है। तो आपने कितने की लगभग 6 2 8 और 9, 92 क्वेश्चन। तो 92 क्वेश्चन मतलब 8 आपने छोड़ दिया, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि मान लो आपने नेगेटिव मार्किंग कैसे बनती है, एक बार ये भी समझ लीजिए कि आपने कोई एक क्वेश्चन किया तो 2 अंक मिले, और अगर कोई एक क्वेश्चन गलत हो गया तो क्या है यहाँ पे 2.3, तो लगभग ये जो है ये माइनस मार्किंग रहती है। एक क्वेश्चन 2 पे मार्क और एक गलत हो गया तो 2/3, 1/3, ठीक है, 1/3, तो यहाँ पे आपको 1/3 0.33 16 ये आपको मिलेगी जाकर, ठीक है। तो इस तरह से ये माइनस मार्किंग। तो मान लो आपने 120 आने हैं, ठीक है, तो ये क्या है इसका। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं एक बात और करना चाहूंगा कि तुक्का लगाने की कला कैसे करते हैं, ठीक है, एक बार देखो, समझो यहाँ। तो ये सारा चीजें हो गए, टारगेट क्वेश्चन कैसे करने, इस तरह से आपको टारगेट टारगेट करने हैं। अब देखो करना कैसे, क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो देख लो एक बार। टारगेट में यहाँ पे कर क्या लिखा हुआ था, टारगेट क्वेश्चन, टारगेट क्वेश्चन। तो कितने करने हमने बता दिया आपको, आपको 112 लाने हैं। तो लगभग आप देखो, मैं तो मेरा तो मानना है कि आप 90 तक करके आइए, या फिर आप 80 तक क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गुरेज नहीं, आपके पास में टाइम रहता है, आप 80 तक क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। अब तुक्का लगाने की कला क्या होनी चाहिए, एक बार देखो तो पहले, सबसे पहला, मान लो आपको चारों ऑप्शन नहीं आते, चारों ऑप्शन बिल्कुल नहीं आते हैं, तो क्या करेंगे, इसको छोड़ दो। तुक्का लगाने की कला मैं बता रहा हूँ, इसको छोड़ दें। अब यहाँ पे मान लो आपको यहाँ पे चारों नहीं आते हैं, तो इसको चारों नहीं आते हैं तो क्या है? छोड़ दें, चारों नहीं आ रहे हैं। या इसमें आप तीसरे, एक सेकंड, तीन नहीं आ रहे हैं, तीन ऑप्शन जो है, तीन ऑप्शन आपको नहीं आ रहे हैं, तीन ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, एक आ रहा है, तो आप इसको क्या है, मान लो कि नहीं पता, तीन इसमें जो है आपको नहीं पता है, बाकी एक पता है, आपको क्या है, बढ़िया सा, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। हाँ, मतलब ऐसा है। और तुक्का लगाने की देखो कला, मैं एक चीज और बताऊंगा, तुक्का लगाने की कला कैसे करना है आपको। होता क्या है कि कई चीजें होती हैं कि वो माइंड में फीड होती जाती है, जिसको कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि वो सब कॉन्शियस माइंड में फीड हुआ जाके, ठीक है। आप कुछ चीज देख रहे हैं जाके, मान लो कुछ आपने कोई टहलना है जाके, कुछ चीज आपने देख ली जाके, कुछ खाना खाते वक्त आपने देख लिया, कुछ न्यूज सुनते गए तो कान में आपकी चली गई चीज, तो वो क्या है, सब फीड होता जाके आपके माइंड, सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो रहा है। अब होता क्या है कि मान लो आपने न्यूज पढ़ी हुई, कुछ देख रहे, खाना बना रहे थे, आप पढ़ रहे थे, या कुछ आप खाना खा रहे थे, कहीं आप टहलने गए थे, तो आपके कान में लेडी थी, कोई न्यूज समाचार आ रहा था, आपने सुन लिया, तो ऐसा क्या है, आपने उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन क्या है, जब तुक्का लगाने बैठते हैं तो तुक्का भी ऐसे नहीं लगता है, उसके लिए भी क्या है, उसके लिए भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ होना चाहिए। जो होता क्या है, आपने तीन उसमें ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं देखे हुए, कभी आपको पता ही नहीं था, आपने सुने, लेकिन आपको एक लग रहा है कि ये तो हो सकता है, और वो कैसे आएगा, कौन सा कॉन्शियस माइंड वाला हिसाब रहेगा। तो आपने कहीं ना कहीं उसको सुना होगा, कहीं देखा होगा,
अब क्या वो बाहर निकल के आ रहा है, तो वो देखते आपके सामने जैसे ही दिखेगा तो आपका क्या है, माइंड वहीं पे स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये हमने कहीं ना कहीं देखा है ये। तो आपको क्या है, एक उसमें सही लगेगा, एक क्या है उसमें सही लगेगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे आप उसको कर सकते हैं, आपको क्या यहाँ पे लाभ मिल जाएगा, उसका लाभ मिल जाएगा। तो क्या है, आपको अगर लग रहा है कि हाँ मुझे तीन बिल्कुल ही नहीं पता है, मान लो उसमें तीन बिल्कुल ही नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या है, तीन ऑप्शन जो है, तीन जो ऑप्शन है आपको पता ही नहीं है, एक ऑप्शन पता है, तो इससे क्या आप कर सकते हैं लाभ। तो यहाँ पे अगर चारों नहीं पता है तो आप बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ है ही नहीं, आपने कभी देखा ही नहीं उसको, तुक्का लगाने की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टारगेट करना है आपको। तो ये एक तरह से ऑप्शन आपको तीन पता है, एक पता नहीं, तीन नहीं पता है, एक पता है, तो ओबीसी बात है, आप कर सकते हैं इसको, कोई बात नहीं होता है, माइंड स्ट्राइक करने लगा। मान लो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको नहीं पता है कि ये बिल्कुल भी हो ही नहीं सकते और दो पता है, तो आपको क्या है, ज्यादा थोड़ा लाभ हो सकता है, इसकी तुलना में ज्यादा लाभ हो सकता है। अभी बताऊंगा आपको कैसे लाभ हो सकता है। दो ऑप्शन, 45 क्वेश्चन आपने कर लिए हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या तुक्के के हिसाब से चलना है, सब चलते हैं ऐसा। वो कैसे तुक्का लगाते हैं ये हिसाब होता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना देखा होगा। अब तीसरे पे मान लो कि आपने एक नहीं पता है कि भाई इसको हमने कहीं नहीं पढ़ा है, और तीन आपको ऑप्शन पता है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लो आपको एक ऑप्शन उसमें नहीं पता, तीन आप ऑप्शन उसमें जान रहे हैं। मैं एक ओवरऑल बता रहा था कि चार ऑप्शन वाले जो है सारे, तो उसमें क्या है, तीन ऑप्शन आपको पता है पूरी तरह से, एक नहीं पता है, तो इसमें क्या है, आपको बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। अति लाभ किसको जो है कह सकते हैं, बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। ठीक है, तो एक तो जो नहीं पता छोड़ देंगे, एक में हाँ इसको मार सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। और मान लो आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, मान लो 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको तीन ऑप्शन जो है वो, तीन ऑप्शन जो है वो कैसे है, नहीं पता है। तो आपने क्या कर दिया, तीन 12 क्वेश्चन में मान लो आपको तीन नहीं पता, तो आपने हो सकता है इसे मान लो कि अगर ये हम यहाँ पे ले ले रहे हैं कि तीन आपको ऑप्शन नहीं पता है, और ऐसे कुल मिला के कुछ 12 क्वेश्चन है आपके पास। तो ये 12 क्वेश्चन है आपके पास में, और इसमें मान लो आपके चार क्वेश्चन सही हो गए और आठ गलत हो गए, तो कितना हो गया यहाँ पे, आठ ये आपको मिल गए। और यहाँ पे जो आपको कम होगा, यहाँ पे आपको जो कम होगा तो क्या होगा, 8 क्वेश्चन में आपने गलत कर दिए, तो यहाँ पे क्या 3.33 आपको कट गए। और कितना इसका फायदा हो गया आपको, इसका आप सीधे सीधे जो नेट प्रॉफिट हो गया आपको, नेट प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपको, यहाँ पे आप घटा दो इससे, तो लगभग 4.6। तो आप तुक्का लगाने में भी क्या है, माहिर है, कॉन्शियस माइंड में है। तीन ऑप्शन गलत है, मान लो तीन गलत है आपके, और ऐसे क्वेश्चन कुल मिला के 12 क्वेश्चन, मतलब आपको पता ही नहीं है, तीन जो है आपको ये ऑप्शन पता ही नहीं है, सिर्फ एक ही पता है। ऐसे कुल मिला के मान लो 12 क्वेश्चन, उसमें चार सही हो गए, मान लो चार ही सही हो गए, तो आप क्या है यहाँ पे फायदे में है ना, फायदे में है, घाटे में तो है ही नहीं। तो तुक्का लगाना है, मतलब माइनस मार्किंग का कभी भी ये हिसाब होता नहीं है, ये आईएएस यूपीएससी का, कि आपको जो है वहां से तुक्का लगाने में कोई गुरेज कर रहा है, खूब लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैसे लगाना है, ये ट्रिक हिसाब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या है, हिसाब देखना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे, अब मान लो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं पता है, कि ये पता नहीं हमने देखे ही नहीं कभी, और ऐसे भी मान लो कुछ मिला के कुछ 12 क्वेश्चन आ गए। अब मैं यहाँ पे इसको ले चलता हूँ, मान लो दो ऑप्शन वाले ऐसे कुछ मिला के आपको 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आप में दो ऑप्शन पता है और दो ऑप्शन नहीं पता है, तो दो नहीं पता है दो पता है, तो इसमें क्या है, आपको 12 क्वेश्चन मान लो ऐसे आ गए, 12 क्वेश्चन मान लो अगर ऐसे आ गए आपके पास में, तो इसमें संभावना देखो सही होने की, इसमें मान लो आपको 6 क्वेश्चन जो है वो सही हो गए, 12 अंक मिल गए, और छह गलत हो गए, तो लगभग आप कितना है, है, दो कम कर दो यहाँ पे, चार लगभग कम करें तो चार यहाँ पे कम हो जाएगा। तो चार जब कम हो गए यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे कितना फायदा हो गया, आपको 8 का फायदा हो गया। तो तुक्का लगाना क्या है, और अगर मान लो कि आपको तीन ऑप्शन पता है, तीन ऑप्शन अगर आपको पता है और एक जो है नहीं पता है, जो मैं लास्ट कसौटी बता रहा हूँ तुक्का मारने की, कि तीन अगर आपको मान लो इसमें पता है, बिल्कुल कंसर्ट है एकदम से हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्या है, काफी ज्यादा मिल जाएंगे। अगर ऐसा है तो आप क्या अति लाभ की स्थिति में आ जाएंगे, अति लाभ की स्थिति में आ जाएंगे। तो
क्वेश्चन कैसे टारगेट करना है, कितने करने हैं क्वेश्चन, आप आसानी से आप जो है 10 या 20 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, आप 80-90 क्वेश्चन तक जा सकते हैं, कर सकते हैं, उसमें कोई आपको गुरेज होना नहीं चाहिए। तो ये आपका नेट प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है, मान लो दो अटेम्प्ट, जो 12 क्वेश्चन है इसमें 2 गलत हैं, 2 आपको पूरी तरह से पता है, जान रहे हैं, तो क्या है अब, तो आप यहाँ पे 8 का हकदार हो गए। नेट प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 8 हो गए, नेट प्रॉफिट आपका 8 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आप तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या है सब कॉन्शियस माइंड वाला हिसाब है। तो ये बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं अब हम लोग बात करते हैं इसकी, एक और हमारा अगला पॉइंट है। बात समझ में आ गई कैसे करना है, स्कोर टारगेट कैसे करना है, क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, क्या सेफ स्कोर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेगमेंट को टारगेट कैसे करना है मित्रों, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या क्या पढ़ना है इसमें सेगमेंट में, तो हमें सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ने हैं और क्या क्या नहीं पढ़ने हैं, छोड़ना क्या है। वैसे तो इसकी देखो कोई लिमिट होती नहीं है, सेगमेंट की क्या लिमिट नहीं है इसकी, आपको सब कुछ पढ़ना होता है। हाँ, आपको आपको क्या है पढ़ना होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टारगेट सेगमेंट क्या होना चाहिए। टारगेट सेगमेंट क्या होना चाहिए। कौन से पोर्शन है, जो कौन सा सब्जेक्ट है आपको, कौन सा मतलब जो सब्जेक्ट है वो आपको टारगेट करना पड़े। सेगमेंट मतलब सब्जेक्ट कह सकते हो। तो टारगेट कैसे करना चाहिए, अब देखो अगर इसकी कोई सीमा नहीं है, पहले तो मैं बताऊंगा, लिमिट नहीं है कोई इसकी कि क्या क्या आप क्या क्या पूछ सकता है, लेकिन फिर भी एक तरह से जो डिफाइन किया गया सिलेबस उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। लिमिट नहीं है इसकी, फिर भी मैं अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस में बताऊंगा। मुद्दा समझो यहाँ पे, क्या पढ़ना है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, कौन सा लास्ट में पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। वैसे छोड़ना तो बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्यों भाई, आपने 1.5 साल तैयारी किस वजह से की हुई है, 1.5 साल की अगर आपने तैयारी की हुई है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि आपको कोई भी सेगमेंट छोड़ना पड़ेगा। भले ही आपका साइंस बैकग्राउंड ना हो, फिर भी आपको साइंस भी पढ़नी है, आप पढ़ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 1.5 साल तैयारी की हुई है, तो ये एग्जाम कैसा है, एग्जाम बिल्कुल टेस्ट मैच की तरह है, वनडे, या आप कह सकते हैं T20 नहीं है, T10 नहीं है। T10 में तो आप बिल्कुल फेल हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम इसमें क्या है। तो आपने 1.5 साल, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने 1.5 साल तैयारी की हुई है, और 1.5 साल की तैयारी के हिसाब से ही मैं आपको बताऊँ। तो मैं मान के यहाँ पे चल रहा हूँ कि आपने 1.5 साल की तैयारी की हुई है, आपने 1.5 साल की तैयारी यहाँ पे की हुई है। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं सेगमेंट की, बात करते हैं। मेन जो सबसे बड़ा सेगमेंट है इस बार एग्जाम में, तो वो नहीं आया है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकता हूं कि करंट आपको नहीं पूछा जाएगा, करंट पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी करंट को थोड़ा सा कम तक समय देते हुए भी आप जो है ट्रेडिशन पे भी फोकस कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है, आपने बकायदा 1.5 साल तैयारी की। सबसे पहले मैं टॉप पे रखता हूँ किसको, इस बार करंट नहीं पूछा है, लेकिन करंट आपको पूछेगा। करंट लगातार पूछ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको करंट जो है वो पूछना है। सबसे पहले टॉप पे मैं रखता हूँ, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो करंट पूछता है, करंट अफेयर, ठीक है। इसमें आपको लगभग 30 क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ। दूसरा सेगमेंट रहता है यहाँ पे इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, ऐसे हम लोग मान के चलते हैं इसको। इसमें लगभग आपको 25 क्वेश्चन जो है वो एक तरह से 25-15 क्वेश्चन मारो यहाँ पर, कितना, 15 क्वेश्चन, 15 से 20 के बीच में, 17-18 का भी पूछता है, मैं ऑन एवरेज जो है वो 15 मान के चल रहा हूँ, कितना, 15, ठीक है। एक और सेगमेंट इसमें बनता है, इसमें एक और सेगमेंट है, वो है आपका तीसरे नंबर पे ज्योग्राफी। इसमें भी लगभग आपको पूछेगा तो 10 या 12-15 ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, मैं एक बार एवरेज मान के चल रहा हूँ 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर पे मैंने रखा हुआ है, तीसरे नंबर पे है ये। और ये यहाँ पे करंट अफेयर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो अब यहाँ पे ये जो रखने का तरीका है यहाँ पे कि 15 क्वेश्चन भाई यहाँ पे इन्वायरमेंट से ही पूछ रहा है, और 10 क्वेश्चन मान लो, 10 या 12 क्वेश्चन तेरे मान लो, और 15 और 18 के बीच में इन्वायरमेंट। तो इसमें मेन दिक्कत क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, जो प्रीलिम्स का टेस्ट होता है, जो प्रीलिम टेस्ट होता है, पीटी जो होता है, वो सिविल सर्विस एग्जाम के लिए भी होता है,
और आईएफएस के लिए भी होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए होता है। तो दोनों का प्रीलिम जो होता है, पीटी जो होता है, वो सेम होता है। तो ऐसा उनको मतलब ना महसूस हो कि छला, जैसे 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 नहीं बोलते कि उनको छला हुआ महसूस कर रहे हैं। हाँ, तो इस वजह से यहाँ पे इन्वायरमेंट उनको भी अच्छा लगे कि नहीं, इन्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। तो वो क्या है, यहाँ पे इन्वायरमेंट के इसी वजह से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, और इसी वजह से करंट अफेयर के भी ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो ये मुद्दा समझ में आ गया क्यों जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी को ज़्यादा 15 प्रायोरिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देखते हैं देते हैं, और करंट अफेयर को ज़्यादा क्यों दे रहे हैं प्रायोरिटी, इस वजह से दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो यूपीएससी का एग्जाम है और आईएफएस का जो वन सर्विसेज हम लोग बोलते हैं, भारतीय वन सेवा, इसमें और सिविल सर्विसेज में, तो दोनों का कॉमन होता है, इस वजह से यहाँ पे इन्वायरमेंट का वेटेज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो है आपको ओवरऑल ज्योग्राफी और इससे मिलेंगे। तो यहाँ पे तीसरी प्रायोरिटी में मैं रखूंगा यहाँ पे जो कि है आपका हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, तो कल्चर से लगभग 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछता है, 5 या 6 कभी कभी कर देता है। तो मैं एक ओवरऑल आइडिया में लगा चल रहा हूँ, अगर 18 क्वेश्चन दोनों से मिला पूछ रहा है तो मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ, मान लो 15। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन किससे हो गए, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से, 5 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से पूछता है, तो ये आपका सेगमेंट होना चाहिए, प्रायोरिटी के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पे चीज और लिखूंगा जो कि अभी कुछ छूट रहा है, वो क्या है देखो एक बार, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स, ये आपके पास में लगभग जो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जो होता है उसमें से आपको लगभग 10 क्वेश्चन पूछेगा। और तीसरे नंबर और 5वें 6ठे नंबर में रखूंगा यहाँ पे पॉलिटी, या पॉलिटी ऊपर रख सकते हैं या आप इकोनॉमी ऊपर रख सकते हैं, बहुत इजी होता है तो इसको पढ़ना आसान होता है। और लास्ट में मैं रखूंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के तो क्वेश्चन कई कोई सब लोग कर सकते हैं, लेकिन साइंस के थोड़ा सा जिनका बैकग्राउंड नहीं उनको दिक्कत होती है, इनके मैं रखूंगा 7 से 8, 8 या 9 क्वेश्चन। तो लगभग 30, 25 और 15 लगभग कितने हो गए, 25, 40, 70, 80, 90 और लगभग 100 क्वेश्चन। ये टारगेट रहेगा, टारगेट सेगमेंट क्या, सेगमेंट का मतलब जिनका बैकग्राउंड नहीं है तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है कि वो कैसे करें, लेकिन फिर भी मैंने बोला हुआ है कि छोड़ सकते हैं, सेगमेंट की मैं बता रहा हूँ, छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या है, अगर आपने 1.5 साल की तैयारी करी तो मुझे नहीं लगता है कि आप साइंस को छोड़, जिन लोगों, हाँ यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पे मध्यकालीन भारत जो है, लेकिन अभी पूछ रहा है कुछ मध्यकालीन भारत से, तो इसको भी थोड़ा सा 1.5 साल की अगर तैयारी आपने की है तो इसको जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन जो भारत है इसको आप नहीं छोड़ेंगे। हाँ, और अगर आपने 1.5 साल की तैयारी तो साइंस टेक को भी नहीं छोड़ेंगे, साइंस को भी नहीं छोड़ेंगे, करना पड़ेगा आपको। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या ऐसा नहीं कर सकते अरे हमारा बैकग्राउंड नहीं, हम क्या करें, तो आपने तैयारी क्यों की, तैयारी नहीं करनी चाहिए थी, आपको क्या है इसको भी करना है। हाँ, छोड़ने का अगर आप बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हमें छोड़ना ही छोड़ना है तो आप मेडावल छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और आर्ट एंड कल्चर में वो एंशियंट हिस्ट्री भी आ जाता है आर्ट एंड कल्चर में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने उसी में दे दिया। तो आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री और इसके बाद में हमने एंशियंट जोड़ लिया हुआ, तो ओवरऑल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, तो उसमें ही सारी चीज़ें आ रही हैं। छोड़ना है तो आप मेडावल छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर 1.5 साल तैयारी की तो कोई मतलब नहीं बनता कि आप छोड़ें। ठीक है, तो ये मुद्दा रहे। चल, अब इसमें आपको कौन सी ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, इसमें क्या है, ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, सबसे पहले मैं बात बताऊंगा, आर्ट एंड, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी को देनी है। इसको क्या करना है, इसको आपको कैसे पढ़ना है भाई, यहाँ पे आपको करंट अफेयर ये पढ़ना ही पढ़ना है, डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी इसको क्या है नहीं छोड़ना। फिर भी मैं एक बार और बताऊंगा अभी करंट अफेयर के बारे में, इसको क्या है आपको छोड़ना ही नहीं छोड़ना है, इस करंट अफेयर को, इसको आपको पढ़ना पड़ना है। यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे करंट अफेयर, और दूसरा यहाँ पे एक एक और सेगमेंट जो हमारे पास में रह रहा है वो सेगमेंट है एनवायरमेंट और ज्योग्राफी। एनवायरमेंट और ज्योग्राफी, तो इसको क्या करना है मित्रों, आपको पूरा चट कर जाना है। इसको क्या है पूरा का पूरा क्या करना है, आपको चट कर जाना है। सेगमेंट टारगेट कर रहा हूँ, पहला तो ये रहेगा, इसको करना ही करना है, छोड़ना नहीं है डेली बेसिस पे।
कैसे पढ़ना मैं बताऊंगा उसको, कैसे पढ़ना, कहाँ से पढ़ना। इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपको क्या करना, और ज्योग्राफी उसको आपको चेक कर जाना है, बिल्कुल से भी घोर के पी जाना जिसको बोलते हैं। इसको क्या है, बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है। आपको पूरा लाइन टू लाइन पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज यहाँ पे घटना हुई, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। तो इससे क्या है, आपको ये जो है सेगमेंट भाई, ये आपको पूरा चेक कर जाना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। क्या आपको पूरा करना है। दूसरा सेगमेंट एक और है। दूसरा सेगमेंट मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, दोबारा से लिखता हूँ मैं, थोड़ा साफ लिखे, साफ लिखे। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। इसको भी क्या करना है आपका, जो स्वतंत्रता संग्राम या स्वाधीनता संग्राम है, स्वाधीनता संग्राम आपको पूरा का पूरा चट कर जाना है, पूरा का पूरा चट कर जाना है। ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर। इसके बाद में अगर लग रहा है कि ठीक है, आपने 1.5 साल की तैयारी करी, तो मैंने बता ही दिया है कि आपको क्या करना है यहाँ पे। आप छोड़ना नहीं है इसको, मध्यकालीन भारत को भी छोड़ना नहीं है। अगर आपने 1.5 साल की तैयारी की, मान लो 1.5 साल की तैयारी नहीं, 1 साल की तो आप इसको क्या लग रहा है कि इसको नहीं पढ़ा, क्वेश्चन नहीं बहुत ज्यादा पूछता है, तो आप छोड़ सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे और भी प्रायोरिटी आप निर्धारित कर सकते हैं। कैसे निर्धारित कर सकते हैं, कि जो मेंस में भी आ रहा है, जो मेंस में आ रहा है और प्रीलिम्स में भी आ रहा है, तो उसको आप नहीं छोड़ेंगे। जैसे करंट अफेयर पूरा आता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी मेंस में भी आता है, प्रीलिम्स में भी आता है, तो इसको नहीं छोड़ सकते। ज्योग्राफी जो पूरा का पूरा आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आर्ट एंड कल्चर तो आता है, लेकिन मध्यकालीन भारत नहीं आता। अगर आपको लग रहा है छोड़ना ही छोड़ना है, कोई चारा नहीं है, नहीं पढ़ सकता हूं, तो क्या है, आपको आर्ट एंड कल्चर करना है। हिस्ट्री, स्वतंत्रता संग्राम, इसको करना है, स्वाधीनता, क्योंकि ये मेंस में भी आता है, प्रीलिम्स में भी आता है। ठीक है। और मध्यकालीन भारत जो है वो आपसे नहीं पूछता है। तो मध्यकालीन भारत अगर नहीं पूछ रहा है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। मेरा मानना है कि नहीं छोड़े, क्योंकि आपने तैयारी अच्छी से की हुई है, तो क्या है, ओवरऑल सब कुछ कवर करके चलेंगे। लेकिन फिर भी छोड़ना है, तो आप मध्यकालीन भाग, क्योंकि पीटी में सिर्फ पूछा जाता है, कई बार पूछा भी नहीं जाता है, और ये क्या है, मेंस में भी नहीं पूछा जाता है। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे मैं अगर बात करूं इसकी, कि इकोनॉमी पढ़नी है या पॉलिटी पढ़नी, तो जो आपको जो ठीक लगे वो उसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पॉलिटी वैसे आप ऊपर रख सकते हैं यहाँ पे, कि पॉलिटी जो है उसको करनी है, लेकिन करना है इकोनॉमी को भी, ऐसा नहीं छोड़ देना है। इसको भी आप छोड़, इसको भी करेंगे, इकोनॉमी को भी, और पॉलिटी भी करेंगे। तो पॉलिटी थोड़ा ईजी पड़ता है, पॉलिटी थोड़ा क्या है, थोड़ा ईजी है, तो आप इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। तो पॉलिटी क्या है, ये आप प्योरिटी में रहना चाहिए। ठीक है। ये आपको यहाँ पे पॉलिटी जो है वो प्योरिटी में रहना चाहिए, 10 क्वेश्चन। और दूसरा यहाँ पे इकोनॉमी, इकोनॉमी होना चाहिए। आ, तीसरा यहाँ पे साइंस टेक बचता है। साइंस, जनरल साइंस आप कह सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो ही आपको लग रहा है इसमें। तो देखो, मैंने बता दिया पहले से, अगर बैकग्राउंड नहीं है और आपको लग रहा है कि नहीं मैं पढ़ पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है ठीक है, छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या है, ये मेंस में भी आता है और प्रीलिम्स में भी आता है। तो प्रीलिम्स में तो सिर्फ जनरल साइंस आती है, और अगर पढ़ना ही पढ़ना है आपको, तो साइंस में आप क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी तो सब लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, न्यूज पेपर में करंट करके कर सकते हैं टेक्नोलॉजी। लेकिन आपको यहाँ पे अगर लग रहा है कि नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप अगर 1.5 साल की तैयारी, तो मैं तो मेरा मानना है कि नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कर भी रहे, तो आप यहाँ पे केमिस्ट्री छोड़ सकते हैं, और बायोलॉजी ज़्यादा पूछता है, तो बायोलॉजी आप इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बायोलॉजी आपको साइंस में करनी है, इसको कर सकते हैं। बायोलॉजी जो है वो साइंस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको कर सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा है तो केमिस्ट्री छोड़ दीजिए, या फिजिक्स छोड़ दीजिए, या फिर भी अगर टाइम है आपको 1.5 साल का, तो उसमें आपको करना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से तो कुछ भी नहीं छोड़ना, मेरी तरफ से तो कुछ भी छोड़ना नहीं, कोई भी सेगमेंट आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है। तो इसका सार क्या हुआ, क्या क्या इसका मतलब क्या निकला भाई, इसका मतलब यही बोला, यही निकला कि कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, इस सेगमेंट के बारे में कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है, अगर लग रहा है कि हमें जो कि मेंस में भी नहीं, मेंस में नहीं पूछा जा रहा है, या आपको लग रहा है कि जिसमें कम सेगमेंट दिख रहा है, जैसे कि साइंस टेक दिख रहा है, जिसमें कि साइंस टेक दिख रहा है, तो आप इस ऐसे सेगमेंट को छोड़ सकते हैं जिसमें 10 क्वेश्चन या 10 से कम पूछ रहा है। तो आप उस क्वेश्चन को जो है, वो सेगमेंट को छोड़ सकते हैं, और आपका उसमें प्रैक्टिस भी नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लेकिन मेरी तरफ से, अगर आपने 1.5 साल की तैयारी की हुई है, अगर आपने 1.5 साल की तैयारी की, तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। प्रायोरिटी के हिसाब से आपको पढ़ना है, कितने क्वेश्चन आते हैं वो हमने आपको सारा चीज बता दिया है।
चलो ये बातें हो गई। अब सेगमेंट कौन सा आता है ये हमने पढ़ लिया, ये एग्जाम देना कि नहीं देना, सेफ टारगेट क्या होना चाहिए, और सेगमेंट कौन कौन के ऊपर। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दुविधा आती है स्टूडेंट के दिमाग में कि क्या पढ़े क्या छोड़ें, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। ठीक है, तो ये चीज आपके दिमाग में आती है, तो इसको हम लोग अब बात करते हैं कि चौथे पांचवें नंबर पे हम लोग चल रहे हैं कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। मुद्दा है यहाँ पे क्या पढ़ें। सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होती है, क्या पढ़ें या ना पढ़ें। मटेरियल बहुत ज्यादा होता है, तो ये दिमाग में रहता है कि क्या क्या छोड़ें, क्या रहता है कि क्या छोड़ें, क्या पढ़ें इस पे और क्या ना पढ़ें। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि क्या ना पढ़ें, कि बहुत सारा मटेरियल होता है, तो इसके बीच में हम लोग देखेंगे कि क्या ना पढ़ें। मन में आता है कि एनसीईआरटी पढ़े कि ना पढ़े। मन में क्या आता है, सबसे पहला अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि एनसीईआरटी पढ़े कि ना पढ़े। ठीक है, दूसरा आता है यहाँ पे, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है द हिंदू पढ़े कि ना पढ़े। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे कि द हिंदू जो है वो पढ़े कि ना पढ़े। कई सारे स्टूडेंट के मन में यही चलता है द हिंदू पढ़े कि ना पढ़े। तो देखो मेरा मानना यही है कि अब तो बहुत सारी मैगजीन आ गई हैं, आप सब्सक्राइब भी कर रखा होगा, कई स्टूडेंट ने नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे कोड के साथ में। मेरा कोड है AMR10। तो आपको बहुत सारे टीचर जो है टॉप मोस्ट फैकल्टीज मेरी भी क्लासेस होंगी इसमें। इस कोड के साथ में अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आप क्या है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो द हिंदू का ही होता है, उसमें ट्रांसलेट होता है हिंदी वाले जिनके मैं बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाले हैं। और कुछ लोगों का मानना है द हिंदू पढ़ना चाहिए, मेरा मानना नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जितना भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो सब हिंदी में पढ़ाते हैं, आपको बाइलिंगुअल में पढ़ाते हैं, आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। द हिंदू में बहुत ज़्यादा टाइम खपाने की जरूरत है नहीं। और अगर आप कहें कि नहीं नहीं मैं थोड़ा अंग्रेजी जो है मजबूत कर रहा हूँ, जिनकी अंग्रेजी मजबूत होती है वही द हिंदू पढ़ते हैं। जिनकी इंग्लिश कैसी होती है, मजबूत होती है, वही द हिंदू पढ़ते हैं। द हिंदू अंग्रेजी अपनी वोकैब सही करने के लिए नहीं पढ़ते हैं वो। ठीक है, पढ़ ही नहीं पाओगे आप। ठीक है, तो द हिंदू बिल्कुल नहीं पढ़ना, मेरी सलाह यही है, इसको पढ़ना ही नहीं है। आप कोचिंग कर रहे हैं, आप क्लास कर रहे हैं, क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है वो द हिंदू का ही क्या होता है, पूरा ट्रांसलेशन होता है, हिंदी में होता है, जिनको मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, और बाइलिंगुअल में होता है। तो द हिंदू का कसौटी क्या है, नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कोई पेपर पढ़ें क्या, अब कोई पेपर आप पढ़ सकते हैं जो आपको लग रहा है कि हाँ हिंदी लैंग्वेज में है। और पढ़ने से मतलब कि आप तो सारा क्या है, टीचर ये सब पढ़ा देते हैं, आप देख रहे हैं अनअकैडमी में बहुत सारे टीचर है, प्लस में है, आइकॉनिक में, वो सारा का सारा आपको पढ़ाते रहते हैं, द हिंदू का ट्रांसलेशन में बाइलिंगुअल में लाते हैं और तमाम सारी चीज़ समझाते रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं। तो द हिंदू टाइम क्यों, टाइम बचाना है, टाइम नहीं इतना देर क्यों किया, टाइम बचाना है। ठीक है, तो द हिंदू सबसे पहली बात, तो जिनकी इंग्लिश सही होती है वही द हिंदू पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल नहीं। अगर सोच रहे हैं कि नहीं मैं अपनी इंग्लिश सही करना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, द हिंदू पढ़ने के लिए इंग्लिश सही होनी चाहिए, सही करने के लिए द हिंदू नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको हटा दो। AMR कोड के साथ में आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्या है, मेरी क्लासेस मिल जाएगी, और तमाम टॉप मोस्ट फैकल्टी प्लस पे कोर्सेज चलते रहते हैं, और आइकॉनिक भी चलते रहते हैं, जैसे कि 25 तारीख को हाइक होने वाले, 25 जनवरी को। तो इस कोड के साथ में सब्सक्राइब कर मेरे साथ 1 साल 2 साल 3 साल में जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे सारा करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, सारा करंट अफेयर मिलता रहेगा आपको, डेली डेली क्लासेस मिलती रहेगी, डेली करंट अफेयर मिलेगा, डेली क्लासेस चलती रहती है, शेड्यूल्ड क्लासेस, स्टडी प्लानर, सब कुछ मिलता है आपको। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, द हिंदू हटाओ बिल्कुल इसे। इसके बाद में आता है कि क्या हमें इंटरनेट साइट कुछ पढ़नी है, इंटरनेट साइट कुछ पढ़नी है, तो इंटरनेट साइट में आप कुछ देख सकते हैं, जो कि टीचर जो आपको द हिंदू जो अनअकैडमी पढ़ा रहे हैं प्लस पे आइकॉनिक पे वो जो पढ़ा रहे हैं, या जब आपने सब्सक्राइब रखा है, तो वो जो बताएंगे वो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने जो विभाग में है, जो अपने डिपार्टमेंट, जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो सेगमेंट पढ़ा रहे हैं, वो अपने टॉप होते हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, मेंस लिख के इंटरव्यू दे के बैठे होते हैं, वो पढ़ा रहे होते हैं आपको, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। तो वो क्या है, इंटरनेट जो भी वो बताएंगे साइट की पढ़नी की नहीं पढ़नी, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जैसे कि PIB है, या कुछ TB है, राज्यसभा TB आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए। द हिंदू नहीं पढ़ना है, जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं
जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अगर लग रहा है कि उनको स्पीड, अगर लग रहा है कि यहाँ से खुद से पढ़ने से तमाम सारी चीज़ें आ रही है, टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो सही नहीं आ रहा है, तो आप पढ़ सकते हैं। मेरा कुछ नहीं जाता, मेरा कुछ नहीं जाता इसमें, तेरा घाटा। तो ये वाला हिसाब है यहाँ पे कि अब टीचर जो है सारा अनअकैडमी बिल्कुल द हिंदू सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, बाइलिंगुअल में भी पढ़ाते हैं और वैसे समझा देते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। तो ये द हिंदू नहीं, अपना टाइम नहीं कमाना, पढ़ने पढ़ने में भी आपको टाइम। दूसरा इंटरनेट साइट तो हमने बता दिया कि जो टीचर बताएंगे वो आपको देखना पड़ेगा, आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो वैसे टीचर हर एक चीज़ बता देते हैं यहाँ के, कोई प्रॉब्लम नहीं होती नहीं। मैंने बताया आपको, नहीं बता शायद पता रही है, मैंने बताया भी नहीं मुझे लग रहा है। 55 से 60 आईएएस बन चुका है, 55 से 60 जो है वो, 55 से 60 जो है वो आईएएस क्लियर किया हुआ है। कहाँ से? अन अकेडमी से, ठीक है। अन अकेडमी पढ़ते हुए, ऑनलाइन क्लास करते हुए, अन अकेडमी पे ऑनलाइन क्लास करते हुए 55 से 60 आईएएस बना हुआ। आप नहीं, यकीन नहीं होता, आप गूगल कर लेंगे, फटाफट टाइप कर लेंगे हाउ मैनी, ठीक है, क्रैक यूपीएससी एग्जाम थ्रू ऑनलाइन क्लासेस बाई अन अकेडमी, ठीक है। आप फटाफट क्या एकदम से टाइप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ 55 से 60 आईएएस बना हुआ। तो यहाँ पे मुद्दा खत्म हो गया। द हिंदू नहीं पढ़ना है, जिनका लग रहा है कि पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लग रहा है उनके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वैसे भी टीचर सब कुछ पढ़ा देते हैं। चल, आप जो हिंदी मीडियम वाले, अगर लगता है कि कुछ और जनसत्ता है वो आप पढ़ सकते हैं, उसका एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। पढ़ने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा देख सकते हैं, उसमें आप एक दो पॉइंट नोट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं पूरा कमेंट्री टाइप का तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा अगर पढ़ना ही है तो कुछ ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं जो आपको। लेकिन वैसे बहुत सारे यहाँ पे जो टीचर है वो पढ़ाते हैं, हर एक टीचर जो है वो आपको हर एक सेगमेंट से चीज़ें पढ़ा देते हैं, कोई सेगमेंट छूटता नहीं डेली का डेली जो न्यूज़ में आता है। तो ये सबसे पहली बात। इसके बाद में एक मुद्दा और आता है कि बुक्स क्या पढ़ें। सबसे बड़ी बात, कई सारे स्टूडेंट है एक सब्जेक्ट की जो है बुक वो तमाम सारी रखे रहते हैं, और इसमें जो है तमाम सारी जो है बुक्स रखते रहते हैं। तो उसमें क्या करना है, क्या 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 पढ़ें क्या ना पढ़ें। बुक्स में देखो, बात यह है कि अनअकैडमी में बहुत सारे मैंने बता दिया टीचर पढ़ा रहे हैं, प्लस अगर अगर आप कर रहे हैं कोर्स या आप मान लो आइकॉनिक कर रहे हैं, तो उसमें टीचर बताते हैं कि ये पढ़ना है, ये क्लास किताब है। लेकिन यहाँ पे जब मैं भी पढ़ाता हूँ तो मेरी भी आपको क्या है, बुक्स के हिसाब से मैं बताऊंगा कि बुक्स पढ़नी कि नहीं पढ़नी। वैसे तो मुझे लग रहा है कि बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, बुक्स की कोई पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। रेफरेंस के तौर पे आप इसको रख सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं कि मेरी लाइब्रेरी आप सजा सकते हैं, लाइब्रेरी में आप सजा सकते हैं कि हमारे पास में बुक रखी हुई है, तो आप क्या है इसको कर सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई बुक पढ़नी चाहिए। फिर भी आपको लग रहा है कि हाँ मुझे पढ़नी है बुक, मुझे चाहिए चाहिए, लाइब्रेरी में सजा, मेरा दोस्त आएगा, कोई घर वाला आ रहा है, तुम्हारे पास किताब ही नहीं, तुम पढ़ते कैसे? तो क्या है उसके लिए आप सजा के रख सकते हो, हाँ लाइब्रेरी में रखी हुई किताब, अच्छा ठीक है वो भी किताब है, तो कोई आए आप सजा के रख सकते हैं दिखावा के लिए। पीडीएफ पर्याप्त होता है, जो टॉप मोस्ट फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं मेरी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ पर्याप्त होती है। और उस पीडीएफ से क्या है, जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो उसको नोट करता जाइए, आप क्या है अपना नोट्स बनाइए, जब वो पढ़ा रहे हैं, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या नोट्स बनाइए, और आपको जो पीडीएफ मिल रही है, एक तो वो नोट्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐसे करके इसको मिटा के कोड के साथ में सब्सक्राइब करेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलती रहेगी आइकॉनिक प्लान पे और प्लस पे। तो हमने यहाँ पे द हिंदू को रिजेक्ट कर दिया, नहीं पढ़ना है। साइट को हमने बता दिया कि अगर टीचर जो बता रहे हैं वो पढ़ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ, बुक्स की जगह जो आपके क्लास में नोट्स, जो क्लास में ऑनलाइन क्लास में जो आपको नोट्स तैयार किया हो जाता है वो। दूसरा आपको जो फैकल्टी, जो एजुकेटर क्या कर रहे हैं, जो पीडीएफ देते हैं, इन दोनों को ही करके चलेंगे, इन दोनों को ही करके चलेंगे, ठीक है जी। क्या करना है, इन दोनों को ही करके चलना है, सबका पीडीएफ। तो यहाँ पे चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपके पास में, तो यहाँ पे जो टीचर अन अकेडमी पे जो आपके देखो लाइव फ्री क्लासेस में तो ओवरऑल हो नहीं पाता, इतना मैं बताऊं कि आप सोच रहे हो फ्री में पढ़ के सारी चीजें कर ले, तो कभी नहीं आईएएस ऐसे मिल सकते, क्योंकि ब्रेक होती रहती है क्लासेस, आपको शेड्यूल्ड क्लास नहीं मिलती है। और आईएएस बनने के लिए क्या है, आपको शेड्यूल एक निर्धारित होना चाहिए, जो कि प्लस सब्सक्राइब करने के बाद में इस कोड के साथ में मिलेगा AMR10। अगर आपको आईएएस ही बनना है तो क्या है, आपको यहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं, तो इस कोड के साथ में AMR10 के साथ में जुड़ सकते हैं। मैंने टेलीग्राम लिंक भी बताया, आप वहां पे भी हम मुझसे बात कर सकते हैं। तो
अगर कहो कि फ्री में ही हम आईएएस बने तो नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं बन सकते हो, क्योंकि आपको पूरा जो है 1 साल 1.5 साल हमने बताया हुआ कि पूरा एक तरह से स्टडी करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस तमाम सारी चीज़ों से करना पड़ता है। और टीचर के साथ जब टीचर स्टडी प्लानर जो बना के दिया जाता है आपको, उसके अकॉर्डिंग जो आपको क्लासेस मिलती रहती, ओवरऑल एक का पूरा आपका फेज जो है वो आप कह सकते हैं सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट तैयार होना चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा? जब आप सब्सक्राइब करेंगे आइकॉनिक, इस कोड के साथ में आइकॉनिक या प्लस, प्लस या आइकॉनिक जो सब्सक्राइब करेंगे, तब आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, उसमें नोट्स भी बनवाए जाएंगे और पीडीएफ मिलेंगे। तो इस पीडीएफ, अब इस नोट्स को कैसे करना है, आप अगर आपको नोट्स में तमाम सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वैसे तो टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी पीडीएफ भी आपको देते हैं इस वजह से कि कोई अगर पॉइंट छूट रहा है और लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन आया, तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसको ये आप पीडीएफ, यही दोनों चीजें नहीं, बुक्स आप जिद करेंगे, आप जिद करेंगे तो टीचर आपको, मैं भी बता दूंगा ये बुक्स पढ़नी है तो आप उसकी पढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल जो भी है, जो भी है वो सब क्या करना है आपको, जितना भी है वो सब का सब क्या करना है आपको, इससे पढ़ना है, नोट से पढ़ना है और पीडीएफ से पढ़ना है, ठीक है। और क्या है, ये सारी चीजों को लिखना है, लिख लेना है आपको, हाईलाइट करते जाना है वहां पे कि ये चीज छूटी हुई है, ठीक है। तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये मुद्दा हो गया। अब यहाँ पे पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना, ये सारी चीजें हो गई हैं। दूसरा यहाँ पे मैं एनसीईआरटी की बात करना चाहूंगा कि एनसीईआरटी पढ़ें कि ना पढ़ें। 1.5 साल आपको किस वजह से मिला हुआ है, एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी आप चाहे तो पढ़ें, अगर आपके पास में समय है, अगर आपके पास में समय है। वैसे जरूरत नहीं, मेरा मानना है जरूरत नहीं है। क्यों? अपनी तरफ से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि मैं खुद से ही एनसीईआरटी का टेस्ट भी लेता हूं, एमसीक्यूज कराता हूं। ओवरऑल मैं सबका टेस्ट, एमसीक्यूज हमारी चल रही है, हमारी एमसीक्यू लगातार चल रही है। सुबह 10 बजे से मैं एमसीक्यू कराना स्टार्ट कर देता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री की, फिर इसके बाद में 11:30 बजे से मैं ज्योग्राफी कराता हूँ, फिर इसके बाद में मैं टेस्ट सीरीज एनसीईआरटी का भी करा रहा हूँ, लगातार मैं एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज ले रहा हूँ, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना ही पढ़ना है तो मैं टेस्ट सीरीज का जो है, जो समराइज फॉर्म है, पूरी की पूरी प्रीलिम्स को लेते हुए मैं टेस्ट सीरीज कराने वाला हूं, तो आप इसको कर सकते हैं। या आप जब मेरा यहाँ से एएमआर कोड को सब्सक्राइब करेंगे प्लस के साथ में और आइकॉनिक के साथ में, तो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी समरी मिल जाती है, तो आप वहां से समरी कर सकते हैं। मेरा क्या मानना है, मेरा क्या मानना है भाई, अपना समय बचाएं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपके पास में है, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास में टाइम है, तो पढ़नी ही चाहिए। मैं दोनों चीजें बोल रहा हूँ, तो पढ़नी ही चाहिए, तो पढ़नी ही चाहिए एनसीईआरटी, अगर आपके पास में टाइम है। और वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि सारी फैकल्टीज कराती हैं, प्रीलिम्स के लिए भी कराती हैं, और ओवरऑल मैं भी कराने वाला हूँ यहाँ पे। और मैं इसके लिए आपको करना है कि आपने ये क्लासेस कर ली, इसके बाद मैं टेस्ट सीरीज कराता हूँ एनसीईआरटी की, आप टेस्ट सीरीज कर लीजिए। एक एक सेगमेंट में मैं कराता हूँ कि ये सेगमेंट हो गया तो इसकी आप टेस्ट सीरीज कर लीजिए। तो आप वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या, एक आपने टॉपिक पढ़ा, कोई क्लास 6 की एनसीईआरटी मतलब हिस्ट्री पढ़ी, मैंने हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन जो है यूनिट बाय यूनिट आपको करा दिए, तो आपको ये तैयार हो गई, पूरी तरह से क्या कंठस्थ हो। इसी तरह से यहाँ पे पीडीएफ, ये सारी पीडीएफ यहाँ पे आपने ले लिया हुई, ये पीडीएफ और नोट्स यहाँ से। और बुक आपको जब अगर लगे कि नहीं लेना ही लेना है, तो कोई टीचर, मैं भी बता दूंगा क्या लेनी है, वो ले सकते हैं आप भी लगा लेना। तो एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है अगर आपके पास में टाइम है, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि टीचर कराते हैं, मैं भी कराता हूँ, और फिर टेस्ट सीरीज भी मैं कराता हूँ, ठीक है एनसीईआरटी की। अब ये चीज हो गई यहाँ पे। दूसरा है यहाँ पे आपको क्या करना है, क्विक रिवीजन करना है। इन सबका क्या करना है, अगर आपको पढ़ना है तो क्विक रिवीजन करना, तो सबके ऐसे नोट्स बनाएंगे। फिर मैं चाहे बात करूं यहाँ पे करंट अफेयर की, इसका भी क्या करना है, जो क्लास में है, जो क्लास नोट्स है उसका, और प्लस पीडीएफ, मेरा पीडीएफ मिल जाएगा टॉप मोस्ट फैकल्टीज और प्लस में इसका। फिर वो चाहे हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में भी वही है, क्या करना है आपको, ज्योग्राफी में भी वही क्लास नोट्स और पीडीएफ हाईलाइट करना, 2-3 बार पढ़ना। तीसरा यहाँ पे हमने देखा हुआ था, इसके बाद में आप पॉलिटी भी कर सकते हो, हिस्ट्री कर सकते हो, हिस्ट्री में वही क्लास नोट और पीडीएफ, सारे सब्जेक्ट में आप क्लास नोट और पीडीएफ, ठीक है। और मेन जो मुद्दा आता है आपके पास में करंट अफेयर, वो हमने बता दिया आपको। तो करंट अफेयर में क्या करना, क्लास नोट्स होने चाहिए आपके पास में, बनाएं आप,
या कोई न्यूज जो बताया जा रहा है करंट का वो आप करें, और जो पीडीएफ मिल रही है वहाँ पे वो करें। ठीक है, तो क्लास नोट्स और पीडीएफ जो ऑनलाइन मिलती है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। करंट अफेयर जो है आपको ऐसा, ठीक है मित्रों। तो ये सारी बातें हो गई कैसे करना है। अब एक चीज और आती है कि आप लास्ट में देखेंगे, एक चीज और है, वो कहाँ गई है जी। क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें ये चीज हो गई। कुछ भी छोड़ना नहीं, सब पढ़ना है। ठीक है, सब पढ़ना है, मतलब क्या नहीं पढ़ना हमने बता दिया आपको। क्लास नोट्स और पीडीएफ पढ़नी है आपको, जो भी मिल रही है द हिंदू और एनसीईआरटी, या आप कह सकते हैं कोई भी साइट या कुछ भी है, वो सारा क्या है आपको कराया जाता है प्लस और आइकॉनिक में। प्लस कोर्सेज सब्सक्राइब जब करेंगे तो कोर्स अर्न करेंगे। दूसरा लास्ट में जो बच रहा है, जो सबसे पहला लिखा हुआ है, अब इन सब को करने के लिए हमारे पास में शेड्यूल क्या होना चाहिए, तो कैसे मैं शेड्यूलिंग करूं। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग करेंगे शेड्यूलिंग कैसे करनी है, इसको देखिए आप। शेड्यूल कैसे करें। एक तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि डेली बेसिस पे आपका, डेली बेसिस पे शेड्यूल क्या होना चाहिए। और एक जो है ओवरऑल, ये क्या होना चाहिए, ओवरऑल आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा ओवरऑल में। तो आप देखो, ओवरऑल में आप देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं डेली शेड्यूल की मैं बात कर लूंगा। अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हैं, इसमें क्या है, अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि आप अगर आ, रात्रिचर है तो आप निशाचर की स्थिति में हैं, या फिर आप कह सकते हैं तो आप वो अपना आदत बनाए रखेंगे। लेकिन थोड़ा होता क्या कि एग्जाम के जब पीटी होता है तो उस टाइम सो नहीं पाते हैं, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं। आप एग्जाम के 10-12 दिन पहले आप ऐसा मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है 4-5 दिन पहले आप ज़्यादा ज़्यादा सोना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ 10 4-5 दिन ज़्यादा सोना स्टार्ट कर दें, 4-5 घंटे, 2-3 घंटे, तो मैनेज हो जाएगा आपका। तो डेली बेसिस पे आप देखें यहाँ पे, तो भाई मित्रों आपको करना क्या है कि करंट अफेयर जो प्लस में मौजूद है सारा करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको क्या करना है, डेली 2 घंटे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे करना क्या है आपको, करंट अफेयर डेली, डेली जो है आपको करना है, डेली 2 घंटे करंट अफेयर कम से कम देना है आपको। और जो टेस्ट सीरीज हो रही है उसको भी आपको करना है, तो डेली लगभग 2 घंटे। अब यहाँ पे रिवीजन के लिए आपको लगभग जो है, रिवीजन के लिए भी आपको 1 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे डेली। रिवीजन कैसा, आपने पढ़ने के बाद में रिवीजन करना है, आपने जो पढ़ा हुआ है इसके बाद में क्या करना है, दोबारा रिवाइज करना है। ऐसे कैसे करना है, एक तो डेली बेसिस पे करना है, एक क्या करना है आपको, रिवीजन करना है तो आपको डेली बेसिस पे करना है। दूसरा आप वीकली बेसिस पे कर सकते हैं, और तीसरा उसी को मंथली बेसिस पे कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि 3 बार अगर कोई चीज़ आप पढ़ लो तो वो क्या, आसानी से भूलते नहीं हो, आप लोग भूल नहीं सकते हो आसानी से। ठीक है, तो एक तो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे आपको रिवीजन करना है जो भी आपने पढ़ा हो, पढ़ने के बाद। दूसरा क्या करना है आपको, मैं यहाँ पे एक चीज और बताऊंगा आपको क्या करना है। स्टडी जो करनी है भाई, तो स्टडी करनी है, वो क्या करनी है, 5 से 6 घंटा करनी है। और जब एग्जाम का टाइम आए, जब एग्जाम का टाइम है मान लो 10-15 दिन पहले थे, उसके आप 5-6 दिन या एक हफ्ता 2 दिन, या जब एग्जाम के टाइम है तो आप इसको 15 से 16 या 17 घंटे भी कर सकते हैं, या 17 घंटे पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि दिक्कत हो जाएगी, कुछ कुछ नहीं दिक्कत रहेगी। और यहाँ पे 12 से 15 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब 12 13 घंटे 14 घंटे पढ़ सकते हो आराम से। 12 घंटे या 11 घंटे आप आराम से पढ़ सकते हो। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि ये उनके लिए है जो 8-8 घंटे का या 9-9 घंटे का जो टाइम टेबल बनाते हैं, उनके जो नौ सिक्के हैं एकदम से, कैसे, जो बिल्कुल अभी अभी तैयारी करने आए हैं, तो उनके लिए क्या, मतलब ऐसा ना हो जाए कि बोरियत महसूस होने लग जाए, तो उनके लिए 8-9 घंटे 10 घंटे। जिन लोगों को तैयारी हैबिट पड़ गई, 5-6 महीने पढ़ाई कर ली, तो उनको कोई अपना स्पीड बढ़ा देना चाहिए, 12 से 13 घंटे डेली पढ़ना चाहिए। क्या है? करना तो यही है काम। आपने थोड़ी कुछ जाके आप कुछ घर में किसानी खेती करने जाके, तो क्या करना है, आपको करना यही है, पढ़ना ही है। तो आप यही ये क्या है, आपका काम है ये आपका क्या है, 12-13 घंटे, इसको क्या है आप वर्क के हिसाब से काम करेंगे, ये आपका काम है।
ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ये करना ही करना है 12-13 घंटे। ठीक है, तो आप माहिर हो गए 4-5 महीने में, तो आप 12-13 घंटे कर सकते हैं, 13-14 घंटे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो माहिर नहीं थे, अभी आए हुए, जो एकदम से आप कह सकते हो नवजात हैं अभी इस यूपीएससी के ग्राउंड में, फील्ड में, तो वो क्या करेंगे, वो 8 घंटे 7 घंटे अपना डेली एवरेज का टाइम दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है ओवरऑल आपको 12-13 घंटे यहाँ पे। ठीक है, तो परीक्षा का टाइम आप बढ़ा भी सकते हैं। और एक यहाँ पे और मैं बताऊँ आपको, अगर मैं सी सेट की बात करूँ, सी सेट की, तो सी सेट इधर मैं लिखता हूँ, चलो यहाँ पे होगा जी, सी सेट की, तो सी सेट भी देखो क्वालिफाइंग है। अब सी सेट का एक चीज़ देख लो तो फटाफट, यहाँ पे आपको मैथ में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। और रीजनिंग में भी ऐसे कुछ आते हैं। रीजनिंग में कितने आ सकते हैं, लगभग रीजनिंग में देखूँ तो लगभग 30 क्वेश्चन समझ लो, 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन। और यहाँ पे जो कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन में जो है लगभग आपको कितने आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। ये आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्रीहेंशन ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पे जिन लोगों का मैथ तेज है, बढ़िया मैथ है, जिनका बढ़िया मैथ है, तो उनको मान लो तो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, वो 1.5 घंटे में पूरा क्वेश्चन कर देंगे, 80 क्वेश्चन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों का मैथ नहीं, वो क्या करते हैं, जिनका मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है, मैथ तो ठीक है मैं मान सकता हूँ स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन रीजनिंग भी, रीजनिंग अगर स्ट्रांग नहीं, थोड़ा रीजनिंग आपको पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग में आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे रीजनिंग होनी चाहिए आपकी ठीक ठाक। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन में बहुत टाइम लगता है, कॉम्प्रीहेंशन में बहुत टाइम लगता है। आप मान लो आपने 150 शब्द वहाँ पे लिखे, 150 शब्द पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ने लग गए, तो क्या बहुत लेट होता है, बहुत लेट होता है। तो होता क्या है, आप ऐसा कर सकते हैं, एक कॉम्प्रीहेंशन किया तो एक मैथ का फिर क्वेश्चन किया, तो उससे भी बात बनती नहीं है। तो आपको क्या कॉम्प्रीहेंशन पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है, क्या करना है। और इसमें भी प्रोबेबिलिटी जो होती है सही होने की बहुत कम चांसेस होते हैं, कि आपने पढ़ा, मान लो 150 मिनट, आप 150 यहाँ पे वर्ड आपने पढ़ लिए, और इसके बाद में भी आपने क्वेश्चन किया, तो हो सकता है यूपीएससी का कुछ अलग क्वेश्चन सही हो, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है सही होने की यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन में बहुत ही कम होती है। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, सी सेट बहुत, इसको हल्कों में नहीं लेना। सही कितने करने होते हैं जी, सही कितने करने होते हैं, इसमें आपको 80 क्वेश्चन दिए होते हैं, तो इसमें कितने सही करने होते हैं, लगभग 1/3 देख लो तो कितना होता है, 27 क्वेश्चन, 1/3 27 क्वेश्चन सही करने होते हैं। या ओवरऑल आप 27 सही कर लो, ऐसा कर सकते हो, या 30 सही कर लो, जी मतलब 27 सही कर लो, 0 गलत, या 30 सही कर लो, 9 गलत कर लो, तब भी 27 आ रहे हैं, आपको 27 सही हो रहे हैं। हाँ, इसके बाद में ओवरऑल वही आ रहा है। या आप कह सकते हो इसी तरह से और भी बढ़ा सकते हैं, मान लो 33 क्वेश्चन सही किए आपने, 18 गलत कर दिए, तो इसके बाद भी 27 आ रहा, तो आप ऐसा कर सकते हैं, 33 सही 18 गलत, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सार क्या है हमारा, एक बार सार देख लो कि आपको करना क्या है। तो इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। आपको क्वालिफाइंग में क्या है, क्वालिफाइंग में ये है, और क्वालिफाइंग की वजह से कई स्टूडेंट बोलते हैं हम लोग अरे कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसा कर नहीं लेना है आपको। यहाँ पे 80 क्वेश्चन में आपको 27 सही करने होते हैं, तो आप 0 कर सकते हैं, 27 पूरे सही कर सकते हैं, या आप 30 सही कर सकते हैं, 9 गलत कर सकते हैं, या आप जो है यहाँ पे 33 सही कर सकते हैं, 18 गलत कर सकते हैं। तो क्या कुल ओवरऑल जो है 27 ही सही हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई, सी सेट में करना क्या, आपको इसको हल्के में बिल्कुल नहीं ले रहा है, इसको हल्के में नहीं लेना है। आपको क्या करना है, जिनका मान लो स्ट्रांग है, जिनका सी सेट क्या है, स्ट्रांग है, वो क्या करेंगे, 1 महीने में एक बार रिवीजन, एक बार करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, एक टेस्ट सीरीज करेंगे, 1 महीने में एक टेस्ट सीरीज करेंगे। दूसरा यहाँ पे जिनका मान लो कि बिल्कुल ही खराब है, या जिनका मान लो कि बहुत ही वीक है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा वीक, तो वो क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पे आ जाएंगे, वो क्या करेंगे, डेली एक टेस्ट सीरीज लगाएंगे, डेली जो है क्या करेंगे, एक टेस्ट सीरीज लगाएंगे। इसको हल्के में नहीं लेना, फेल इसी में ज़्यादा होते हैं, इसमें ज़्यादा फेल होते हैं काफ़ी स्टूडेंट, पढ़ तो खूब लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे, जो हाँ, यहाँ पे क्या करना, प्रत्येक दिन यहाँ पे क्या करना, डेली आपको एक टेस्ट सीरीज, एक बार टेस्ट सीरीज क्या करनी, एक टेस्ट सीरीज यहाँ पे करनी है। दूसरा यहाँ पे क्या है, जिनका मान लो कि बहुत अच्छा नहीं है, या बहुत खराब भी नहीं, एवरेज है, तो वो क्या कर सकते हैं, वीक में एक बार जो है टेस्ट सीरीज, एक एक टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, वीक में एक टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। इसको हल्के में बिल्कुल नहीं ले रहा है, इससे क्या है काफी। ठीक है, तो ये रहा मुद्दा यहाँ पे सी सेट। दूसरा हम लोग एक और बात कर रहे थे कि ओवरऑल क्या होना चाहिए। यहाँ पे हमने देखा हुआ था कि हमारा जो है, जो शेड्यूल है,
जो शेड्यूल है वो ओवरऑल क्या होना चाहिए यहाँ पे, ओवरऑल में हमें एक तो डेली बेसिस पे देख लिया था जो शेड्यूल है, इसमें हमने देख लिया होता कि डेली बेसिस पे आपने देखा हुआ था, डेली में हमने देखा हुआ था कि करंट, और यहाँ पे रिवीजन, और यहाँ पे क्या स्टडी। अब यहाँ पे एक आता है ओवरऑल, ओवरऑल में क्या करना चाहिए, ओवरऑल शेड्यूल आपका कैसा होना चाहिए एक बार देखो। हाँ, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जो रात में पढ़ना चाहते हैं तो रात में पढ़ सकते हैं, दिन में जो पढ़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि रात में और दिन में पढ़ो, रात में पढ़ोगे, सुबह पढ़ोगे, उठो पढ़ के पढ़ने के लिए उठोगे तो आपको स्वास्थ्य सही रहेगा, तमाम सारी चीज़ें होती हैं और वो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप रात में भी, आप अगर निशाचर हैं तो रात में पढ़ सकते हैं, और अगर आप क्या है, आप अगर ये कह सकते हैं कि आप सुबह उठने की आपको है तो आप सुबह भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत लेकिन ऐसा नहीं कि रात में पढ़ नहीं, रात में पढ़ने से या रात में जगने से, रात में जग के पढ़ने से कोई दिक्कत होने वाली, कुछ नहीं होने वाला, कुछ होता नहीं। अगर आप पढ़ाई करेंगे, अगर मेहनत करेंगे तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये हमेशा अपने दिमाग में रखें कि अगर अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कभी भी आपका खराब कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल हम लोग बात कर लेते हैं। ओवरऑल में आपको क्या करना है, शेड्यूल में मैं करंट की बात कर रहा था, करंट को पढ़ने से पहले क्या है, अगर अगर पढ़ना है आपको तो सबसे पहले आपको यहाँ की मैं बात करूँ डेली की, तुम दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, अगर आपको पढ़ना है करंट अफेयर या रिवीजन करना है, स्टडी करनी है, तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस आए हुए प्रीवियस ईयर के वो जरूर देखने हैं। यहाँ पे मैं जरूर लिखना चाहूंगा, क्या जरूर, डेली भी पढ़ रहे हैं तब भी आपको जरूर लिखना पड़ेगा यहाँ पे। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनको आप जरूर देखें। इसके बाद आप देखें, उससे होता क्या है, होता ये है कि आपको एक समझ विकसित हो जाती है कि हाँ ठीक है, यहाँ से मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरह का ट्रेंड है तो आप ट्रेंड भी आंसर्स कर सकते हैं और पीओ से क्वेश्चन भी देख सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, ओवरऑल की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे ओवरऑल में सबसे पहला क्लास आपने कर ही ली है, अनअकैडमी पे प्लस कर रहे हैं तो वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी होती है, तो यहाँ पे सबसे पहला है कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। कोई टेस्ट सीरीज, जैसे कि मैं कराता रहता हूँ, मैं हमेशा कितने बजे हमारी क्लास होती है, एक तो 11, तो यहाँ पे सुबह 10 बजे से मैं टेस्ट सीरीज कराता हूँ, सुबह 10 बजे टेस्ट सीरीज होती है, 11:30 बजे भी टेस्ट सीरीज में करा रहा हूँ, और इसके बाद में यहाँ पे 2 बजे भी हो सकती है, अभी नहीं हो रही है, लेकिन 4 बजे मैं पॉलिटी की कराता हूँ। यहाँ पे ज्योग्राफी है और ये हिस्ट्री है और यहाँ पे पॉलिटी है। ठीक है, तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लगातार करा रहा हूँ। तो सबसे पहला टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज कोई ना कोई यहाँ पे मित्रों मैं कहना चाहूँगा कि जरूर ज्वाइन करें, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। होता क्या, क्यों जरूर मैं बोल रहा हूँ जरूर ज्वाइन करें, एक तो सबसे पहला आपका यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट हो सकता है कि कितनी देर में मैं टाइम, यहाँ पे आप टाइमर चलता रहता है, 30 सेकंड में आपको जवाब देना होता है, आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसे मैंने देखा होता 1.5 मिनट में आपको मिल रहा है, अगर आप आखिरी क्वेश्चन का। तो इस हिसाब से अगर देखें हम, तो आपको क्या है, एक तो तुक्का वाला लगाने वाला हिसाब आपका सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे क्या है टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, तीसरा है आपका जो आपने गलत किए हुए हैं उसका बाद में आपको एनालिसिस भी करना है जाके, उससे क्या होता क्या है, आपकी जो तैयारी होती है वो निखर के आ जाती है कि हमने यहाँ पे गलत कर दिया जबकि मैंने पढ़ा हुआ था। तो सबसे पहला कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, कोई टेस्ट सीरीज जो है वहाँ पे जरूर ज्वाइन करें, या फिर मैं जरूर जरूर लगाऊँ। दूसरा यहाँ पे सेगमेंट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो सेगमेंट में आपको करंट अफेयर तो हमने बता दिया, आपको पढ़ना है वहाँ पे। दूसरा आपने सेगमेंट देखा हुआ था, यहाँ पे जो ज्यादा आ रहा है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और जियोग्राफी, इस पे ध्यान देना है। दूसरा इसके बाद में आपको हिस्ट्री पे ध्यान देना है, हिस्ट्री और कल्चर पे इस पे ध्यान देना है। और यहाँ पे एक और है, यहाँ पे क्या है वो हिस्ट्री रहेगी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसके बाद में आपको पॉलिटी की प्रायोरिटी देनी है, पॉलिटी कवर करना है, पी कैसे करना है, वही पीडीएफ प्लस नोट्स जो आपको क्लास में बनवाए जा रहे हैं, ठीक है, जो लिखवाया जा रहा है, और इसके बाद में लास्ट में आप इकोनॉमी कर सकते हैं और साइंस कर सकते हैं। ठीक है, तो डेली कोई एक टॉपिक ले सकते हैं, डेली
कोई एक टॉपिक आप ले सकते हैं, इसमें से कोई चूज कर सकते हैं, सारे नहीं। और सब में अब ऐसा भी कोशिश नहीं करना कि आपको टॉप करना है। तो ये ओवरऑल आपका शेड्यूल रहेगा। यहाँ पे ये क्या है, आपका ओवरऑल शेड्यूल है कि अगर कोई टेस्ट सीरीज रिवीजन करनी है, यहाँ पे आपको क्या करना है ये सबसे पहला इस पे ध्यान देना है आपको, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और हिस्ट्री। इसके बाद हिस्ट्री ले सकते हैं, फिर इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटी ले सकते हैं, और इसके बाद में आप पॉलिटी के साथ में क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी, इसके बाद में साइंस एंड टेक, ठीक है। और अगर आपको मान लो छोड़ना ही सारे सेगमेंट नहीं करने हैं, तो सारे आप जिसमें आप देख सकते हैं कि जिसमें कोई 8-10 क्वेश्चन आते हैं, तो आप उस सेगमेंट को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। और करना क्या है आपको, अब भाई सही करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी, आपको यहाँ पे राइट करने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी तो वो कितनी होगी, ये आपकी ऐसी होनी चाहिए कि 10 में से 8 क्वेश्चन जो है वो कैसे होने चाहिए, सही होने चाहिए। 10 में से 8 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आपने 10 किए तो 8 क्वेश्चन सही होने की आपके पास में स्ट्रेंथ या सही करने की क्षमता वो होनी चाहिए इतना, ठीक है। प्रत्येक सेगमेंट से, सारे सेगमेंट से मैं बता रहा हूँ कि सारे सेगमेंट में जितने भी सेगमेंट है उसमें 10 में से 8 आपके सही होने चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये कैसे होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी, कि 10 में से 8 सारे सेगमेंट में सही होना चाहिए। और उसमें फिर आप तुक्का लगा के, टाइम मैनेजमेंट करके, अपना स्ट्रेस कम करके सारी चीज़ें को सारी ओवरऑल देखेंगे। और मैं फिर से लास्ट में बोलना चाहूँगा कि इसमें टॉप नहीं करना है। चलो आज टॉप ही कर लेते हैं, तो टॉप नहीं करना है। जब कभी ऐसा दोबारा से हो, जब ऐसा कभी दोबारा से हो कि नहीं नहीं, अब जब नंबर मार्क्स, जब कभी मान लो भविष्य में कभी अगर मान लो कि प्रीलिम्स के मान लो मार्क्स जुड़कर फिर मेरिट बन रही, फिर इसके बाद में मान लो प्रीलिम्स के भी जुड़ रहे हैं, मेंस के भी जुड़ रहे हैं और इंटरव्यू, अगर कोई ऐसी मेरिट बनेगी भविष्य में कभी जाके, अगर सोचा जा रहा है ऐसा, अगर कभी ऐसा हुआ, तो आप इसमें टॉप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी उतने ही करने हैं क्वेश्चन जितने की आपको इसमें मिल जाए, जितने की हो, ठीक है। तो आपके पास में ये अप्रोच होना चाहिए, और इसी अप्रोच के साथ में अगर आप करेंगे तो यकीनन जो है आपको रिवीजन करते रहिए, आप स्टडी करते रहिए, 12-15 घंटे 13 घंटे पढ़ते रहिए, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। और 1.5 साल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। नहीं करोगे तो बिल्कुल भी आईएएस बनने की जो आप कह सकते हैं मुझे बनना है, छोड़ दीजिए सोचना भी। आईएएस सोचना भी छोड़ दीजिए, यूपीएससी की तैयारी करना भी, जो करने की सोच रहे हैं उसको भी आप सोचना बंद कर दीजिए हमें तैयारी करनी। तो आप 1.5 साल या 1 साल मैक्सिमम आप दे सकते हैं तैयारी के लिए। मतलब मैं एक वो बता रहा हूँ सब्जेक्ट के हिसाब से। और अगर आपको ये लग रहा है कि पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तो तीसरे या चौथे में आप करिए उसको आराम से, चौथे में तीसरे में कर सकते हैं। तीसरा एक कसौटी होती है कि आप वहां तक करिए। और अगर आपको लग रहा है कि उसमें भी नहीं हो रहा है, तो फिर आप वैकल्पिक जो है अपने चीज़ें देखना शुरू कर दीजिए, कुछ विकल्प के तौर पे आगे भी रखिए, क्योंकि फिर एज हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है। तो वो स्टूडेंट ज़्यादा बढ़िया हैं जो 1.5 साल की तैयारी करके वो दे रहे हैं, तैयारी करके करने के बाद में एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो सोच रहे हैं कि 5-6 महीने 22-24 साल की एज में आए हुए, 22-24 23-24 साल की एज में बोल रहे हैं 6 महीने में कर देंगे तैयारी, तो ये क्या है, आप एक सर्किल में फंस जाएंगे और सर्किल से फिर निकलना मुश्किल होता है। तो आप फिर क्या है उसके लिए कुछ ऑप्शनल के तौर पर सोचने लगते हैं, कुछ वैकल्पिक। हाँ, ये पास भी करते हैं तो कैसे होते हैं, कुछ अपवाद स्वरूप पास हो जाते हैं, लेकिन फिर अपवाद में भी आपको प्रॉपर आईएएस नहीं मिलता है, तो फिर भी क्या है, उसी साइकिल में आप वापस आ जाते हैं। तो ये बकायदा 1.5 साल की तैयारी का आपको सिलेबस दिया गया यूपीएससी के लिए। 6 महीने की तैयारी के लिए इसमें कोई सिलेबस नहीं है, किसी में भी आप सेगमेंट देखें 6 महीने में कुछ भी नहीं। तो आपको ओवरऑल तैयारी करनी तो 1.5 साल आप दीजिए, और इस कोड के साथ में सब्सक्राइब करिए। तमाम सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। हाँ, इसको आप ये 10% डिस्काउंट के साथ में इधर आप ले सकते हैं। मेरा कोड यहाँ पे है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कोड। इस कोड के साथ में आप आ सकते हैं, यहाँ पे आप आ सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आइकॉनिक ले सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं मेंस और पीटी दोनों की तैयारी कराता हूँ अनअकैडमी पे, स्पेशल क्लासेस में, और यूट्यूब पे भी क्लासेस लेता हूँ। तो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए ये यहाँ पे इस कोड के साथ में आप इस कोड के साथ में आप, सॉरी यहाँ पे कोड नहीं है, ये नहीं है, ये मेरा स्पेशल का क्लास का कोड है। आप इस कोड के साथ में भी आ सकते हैं, और ये मेरा कोड है, रेफरल कोड, ये यूट्यूब का रेफरल कोड है।
और SPMR10 मेरा स्पेशल क्लासेस का रेफरल कोड, जो भी आप यूज करना चाहे कर सकते हैं, AMR10, ठीक है, AMR10 एक कोड है मेरा, आप इसको रेफरल कोड को आप यूज कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कराता हूँ। तो ये सारे है मुद्दा, आप लोग ध्यान से पढ़ें। तमाम सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, तैयारी करते रहिए। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 163 दिन बचे हुए हैं। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि लगभग हमारे पास में 5 महीने बचे हुए हैं, 5.25 महीने कह सकते हैं, ठीक है। तो 5.25 महीने आपके पास बचे, और ये इस टाइम पे ही वीडियो लाना इस वजह से मेरे लिए ज़्यादा ठीक था, स्ट्रेटेजी का वीडियो इस वजह से मैं लाया क्योंकि ये टाइम उचित है। अगर मैं मार्च में ले आता तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं चलती, और इसमें क्या बहुत देर हो जाती है, तो बहुत देर हो जाती है, ठीक है। तो सब लोगों को शुभकामनाएं, आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और कोड की यूज करते चले, मेरा कोड SPMR10 है, इस पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी सारी क्लासेस, टॉप मोस्ट फैकल्टी की सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। नमस्कार।